हेलो दोस्तों, मैं लेकर आ चुका हूँ एक और नई कहानी की दुनिया के अंदर आप सबका हार्दिक स्वागत है। एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूँ, हमारे वीडियो में खून खराबा और रोमांटिक सीन एंड 18+ मोमेंट। अगर आप लोग बच्चे हो तो प्लीज इस वीडियो को मत देखना, और अगर देखना चाहते हो तो अपने पेरेंट्स के परमिशन लेकर देखना। चलो ज्यादा देर ना करते हुए इस कहानी को शुरू करते हैं। चांद की गेंद मेरे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण रात मानी जाती थी। भाग्य की रात, एक ऐसी रात जब चांद की देवी आखिरकार मुझ पर दया करके मेरे साथी को प्रकट करेगी और हमें हमेशा के लिए एक साथ बांध देंगी। लेकिन जब मैं मूनस्टोन पैक के चमचमाते बॉलरूम के भव्य प्रवेश द्वार पर खड़ी थी, हजारों निगाहों का भार मुझ पर पड़ रहा था, तो मुझे पहले से ही पता था यह रात विनाशकारी रूप से समाप्त होगी। मैं इसे अपनी हड्डियों में महसूस कर सकती थी। अरे कमीनी, आज अपनी घूंघट उतारने की हिम्मत मत करना, चाहे तुम्हारी गर्दन पर चाकू भी रख दिया जाए। समझ रही हो? मेरे पिता ने दांत पीसते हुए चेतावनी दी, ऐसी आवाज में जो सिर्फ मैं और हमारे परिवार के बाकी लोग ही सुन सकते थे। और तुरंत मेरा ध्यान उनकी ओर गया। मैं एक पल के लिए पूरी तरह भूल गई थी कि मैं अकेली नहीं हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुमने आज रात सभी रंगों में से काला ही क्यों चुना। उन्होंने कुछ देर तक गुर्राहट के साथ कहा, फिर अपनी नजर मेरी मां पर डाली जो उनके ठीक बगल में खड़ी थी। क्या घर से निकलने से पहले किसी ने उसे देखा नहीं? डार्लिंग, वो जो चाहे पहनने के लिए आजाद है। ऐसा नहीं है कि वो हमारे साथ बैठेगी। माँ की नजरें मुझ पर पड़ी कुछ पल के लिए। आज रात किसी को भी उसे हमसे पहचानने की जरूरत नहीं है। बॉलरूम में कदम रखने से पहले मेरे पिता ने आखिरी बार मुझे घृणा से देखा। मेरी माँ भी बिना मेरी तरफ देखे लगभग तुरंत उनके पीछे चली गई। उन्हें मेरे वजूद से कोई सरोकार नहीं था। अगली पंक्ति में मेरी दो बड़ी बहनें मोनिक और मेबेल थी। दोनों ने मुझे नापसंदगी भरी नजरों से देखा और अपने फैंसी पंख वाले पंखे लेकर चली गईं, जिन्हें पाने के लिए उन्होंने, खासकर इस आयोजन के लिए, खूब हंगामा मचाया था। 1 मिनट के लिए खुद पर काबू रखो साली, मेरा बड़ा भाई गैरी अचानक मेरे कानों में चिल्लाया, जिससे मैं सिहर उठी और मेरी गर्दन के पीछे के बाल खड़े हो गए। मुझे पता ही नहीं चला कि वो कब मेरे पीछे आ गया। मुझे नहीं पता था कि कार पार्क करना इतना आसान हो सकता है। मैं आपके घृणित फेरोमोन को मीलों दूर से सूंघ सकता हूँ, मुझसे दूर जाने से पहले उसने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। मैंने जल्दी से अपना सिर नीचे कर लिया, उसकी नजरों से बचते हुए, क्योंकि मेरे ही खून के तेज धड़कनों की आवाज मेरे कानों में गूंज रही थी। गैरी जिस तरह से मुझे सजा देता था, उससे मैं उससे बहुत डरती थी। और मैं उसे उन 1000 जोड़ी आंखों के सामने थप्पड़ मारने नहीं देना चाहती थी जो मेरे मजाक उड़ाने का इंतजार कर रही थी, क्योंकि मेरा अपना भाई ऐसा कर सकता था। शुक्र है, कुछ सेकंड बाद ही मेरा डर गायब हो गया जब गैरी ने निष्कर्ष निकाला कि मैं इतनी महत्वपूर्ण रात में उसके कीमती समय के लायक नहीं थी और मुझे पीछे छोड़कर चला गया। अकेला और शांत, कमरे की हवा फूलों के इत्र, शैंपेन और हल्के फेरोमोन की खुशबू से भरी हुई थी, जैसे अविवाहित वेवोल्फ भीड़ में खोजबीन कर रहे थे, अपने साथियों के भाग्य के लिए खींचे जाने का इंतजार कर रहे थे। लेकिन मुझे अपने ही फेरोमोन के अलावा कुछ भी महसूस नहीं हुआ, जो मुझे मिनट दर मिनट वार कर रहे थे। कोई खिंचाव नहीं, कोई गर्मजोशी का उभार नहीं, कोई सहज ज्ञान फुसफुसाता नहीं कि मेरा दूसरा आधा हिस्सा पास है। क्योंकि मेरा कोई भेड़िया नहीं था, क्योंकि मैं शापित थी, क्योंकि चंद्र अभिशाप ने मेरे बंधन को उससे पहले ही छीन लिया था जब मुझे उसे महसूस करने का मौका ही नहीं मिला था। और फिर भी, साथी बंधन के बिना भी, मैं पहले से ही जानती थी कि मेरा साथी कौन है। मार्क हैरिस, हमारे मूनस्टोन पैक का भावी बीटा। मैंने अकादमी के हॉल में कुछ हफ्ते पहले फुसफुसाहटें सुनी थी। मेरे सहपाठी मेरी पीठ पीछे मुझ पर दया कर रहे थे, कह रहे थे कि मेरी स्थिति कितनी दुखद है और मुझे कैसे अस्वीकार कर दिया जाएगा। फिर भी मैंने तेज सांस ली, प्रार्थना करते हुए, भीख मांगते हुए कि यही मेरे लिए नए सिरे से शुरुआत करने का मौका हो। जैसे ही मैं सावधानी से कमरे में चली गई, कई जोड़ी आंखें अभी भी मुझ पर टिकी हुई थी। 16 सालों से मैं अपने परिवार की स्वर्णिम लड़की थी, मूनस्टोन पैक का गौरव। फिर चंद्र अभिशाप प्रकट हुआ, मेरे कंधे पर अर्धचंद्राकार निशान लगा दिया और मुझसे मेरा भेड़िया छीन लिया। उस पल के बाद से मैं कुछ भी नहीं रही। आज की रात मेरी आखिरी उम्मीद थी। अगर चंद्रदेवी में अब भी मुझ पर जरा भी दया बची होती, तो मेरा साथी मेरे श्राप के बावजूद मुझे स्वीकार कर लेता। लेकिन किस्मत मुझ पर कभी मेहरबान नहीं रही। यह बात मुझे मार्क को देखते ही समझ आ गई। वह बॉलरूम के बीचों बीच खड़ा था, एक बढ़िया काले और चांदी के रंग का सूट पहने, उसका हाथ किसी और औरत की कमर पर था।
वह बेहद खूबसूरत थी, गोरी, सुडौल, ऐसी औरत जिसे कभी किसी से ध्यान खींचने की जरूरत ही न पड़े। मेरा सीना दर्द से जकड़ गया। इसलिए नहीं कि मुझे किसी साथी का बंधन उसकी ओर खींच रहा था, बल्कि इसलिए कि मुझे कुछ और महसूस हुआ। एक मंद, दबी हुई सहज प्रवृत्ति, मेरे अंदर कुछ ऐसा जो प्रतिक्रिया करना चाहता था पर कर नहीं पा रहा था। वह कमजोर, दूर था, जैसे किसी ऐसे रिश्ते की प्रतिध्वनि जो होना तो चाहिए था पर था नहीं। और जिंदगी में पहली बार मैंने सोचा, अगर मुझे श्राप ना मिला होता तो क्या मुझे भी वही महसूस होता जो बाकियों को होता है? क्या मुझे इस ठंडे खालीपन की जगह गर्माहट महसूस होती? क्या मुझे त्यागे जाने की बजाय प्यार मिलता? मुझे लगता है मुझे कभी पता नहीं चलेगा, क्योंकि मार्क ने अपना सिर घुमाया और उसकी नीली आंखें काले घूंघट के पीछे से मेरी आंखों पर टिक गई। मुझे देखते ही उसका पूरा शरीर अकड़ गया। उसके नथुने ऐसे फड़कने लगे मानो उसने अभी अभी मेरी खुशबू सूंघी हो। उसके भेड़िए ने मुझे पहचान लिया था, और उसी पल मैंने उसकी आंखों में तबाही की झलक देखी, इससे पहले कि वह उस औरत के साथ सीधे मेरी ओर बढ़ता जिसके साथ वह था। कमरे में सन्नाटा छा गया। फुसफुसाहट शुरू हो गई। वह उसकी साथी है, शापित। वह भेड़िया विहीन सन की। कोई भावी बेटा उसके जैसी किसी को स्वीकार नहीं करेगा। तभी मार्क मेरे सामने रुका और उस औरत को छोड़ दिया जिसे वह पकड़े हुए था। मेरी आंखों में सीधे देखते हुए उसने एक तीखी निगाह से मेरे माथे में छेद करते हुए कहा, भगवान न करे कि मैं तुम जैसी औरत से शादी करूं, संभोग करूं या उसे निशाने पर लगाऊं। पूरा बॉलरूम सन्नाटा छा गया। हर जोड़ी आंखें हम पर टिकी थी। उसने यह बात सबके कानों में सुनी थी। मेरा सीना तन गया, मेरा गला अपमान से जलने लगा। मैंने अपनी ठुड्डी उठाई, अपनी आवाज को स्थिर करने की कोशिश कर रही थी। मार्क, इससे पहले कि मैं कुछ और कह पाती, उसने वो शब्द कहे जिन्होंने मुझे तोड़ दिया। मैं, मूनस्टोन पैक का भावी बीटा मार्क हैरिस, तुम्हें, मेरेडिथ कार्टर, अपनी साथी के रूप में अस्वीकार करता हूँ। भीड़ में सांसें रुक गईं। मुझे लगा जैसे हर नजर मेरी ओर मुड़ रही हो, जैसे मेरे अंदर कोई गहरा दर्द से मरोड़ रहा हो। इसलिए नहीं कि बंधन टूट रहा था, मेरे पास तोड़ने के लिए कोई सच्चा बंधन नहीं था, बल्कि इसलिए कि मार्क के शब्दों ने उसे वास्तविक बना दिया था, और उसका अभी अंत नहीं हुआ था। रिश्ता टूटने का दर्द खत्म होने तक दांत पीसते हुए माँ के होंठ बेरहमी से मुड़ गए और उसकी आवाज में मजाक भरा भाव आ गया। क्या तुमने सच में सोचा था कि चंद्रदेवी मुझे तुम्हारे जैसे किसी के साथ जोड़ेगी? एक शापित, भेड़िया विहीन बोझ। बॉलरूम में हंसी की लहर दौड़ गई। मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। मुझे उम्मीद थी कि चंद्रदेवी आज रात आखिरकार मुझ पर अपनी कृपा बरसाएंगी। लेकिन देखो उन्होंने मेरे साथ क्या किया। अब पूरा वेयरवुल्फ समाज जानता था कि मैं शापित और अवांछित हूँ। कोई भी मुझे कभी स्वीकार नहीं करेगा, यहाँ तक कि मेरा अपना परिवार भी नहीं, जिन्होंने मुझे सबसे पहले अस्वीकार किया था। मेरे आंसुओं की चुभन महसूस हुई, लेकिन मैंने उन्हें गिरने नहीं दिया, क्योंकि मैंने मार्क को उस महिला का हाथ पकड़ते और कुछ कदम पीछे हटते देखा। नहीं, मैं नहीं रोऊंगी, इन लोगों के सामने नहीं, उसके सामने नहीं। लेकिन जैसे ही मैंने सोचा कि अपमान और बेइज्जती इससे बदतर नहीं हो सकती, मेरे फेरोमोन्स बढ़ गए। एक बेकाबू गंध, किसी संकटग्रस्त महिला का संकेत। तुरंत कमरे में मौजूद कई पुरुषों ने प्रतिक्रिया व्यक्त की। कुछ ने तेजी से अपना सिर घुमाया, उनके भेड़िए उनके गले में धीरे से गुर्राने लगे। कुछ और अकड़ गए, पुतलियां फैल गई, क्योंकि उनकी सहज प्रवृत्ति ने गंध पर प्रतिक्रिया व्यक्त की। बार के पास खड़े एक आदमी ने तेजी से सांस छोड़ी। एक और ने अपना जबड़ा भींच लिया, अपने पे को कसकर पकड़े हुए। एक ने तो खुद को रोकने से पहले मेरी ओर एक कदम भी बढ़ाया। और फिर फुसफुसाहट बदल गई। अरे, इसकी गंध अद्भुत है, यह अस्वाभाविक है, इसे क्या हो गया है? अपने आप पर नियंत्रण रखो, अल्फा देख रहा है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि अस्वीकार किए जाने के कुछ ही सेकंड बाद उसमें अपनी वह मोहक गंध छोड़ने की हिम्मत है। वह अपने उन बेलगाम फेरोमोन से इस कमरे के सभी मर्दों को पागल करने की कोशिश कर रही है। मूनस्टोन पैक के लिए यह कितनी शर्मनाक बात है। मेरेडिथ जैसी शापित संतान पाने की बजाय मैं निसंतान रहना ज्यादा पसंद करूंगी। कार्टर परिवार के लिए मेरी संवेदनाएं हैं। वही लोग हैं जो उसके घिनौने कृत्यों की तपिश महसूस कर रहे हैं। मेरे सीने में दहशत फैल गई। नहीं नहीं, अभी नहीं। मैंने अपने क्लच में रखी परफ्यूम की शीशी उठाई, उस खुशबू को छुपाने के लिए जो मर्दों को पागल कर देती है। लेकिन इससे पहले कि मैं हिल पाती, एक क्रूर हाथ ने मेरे सिर से मेरा घूंघट खींच लिया। सदमे से आहें भर उठी। ठंडी हवा मेरे जख्मी गाल पर लगी। एक नुकीला, बदसूरत निशान जो मेरे कभी खूबसूरत चेहरे को खराब कर रहा था, पूरी तरह से दिखाई दे रहा था।
मुझे कुछ कहने का मौका भी नहीं मिला था कि किसी ने इतनी जोर से व्यंग्य किया कि पूरा बॉलरूम सुन सके। कामुक वेश्या। जंगल की आग की तरह हंसी फूट पड़ी, तेज और दमघोंटू। आवाज मुझे चुभ गई, हर हंसी पिछली से भी गहरी चुभ रही थी। ऐसे चेहरे वाले मर्दों को लुभाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? कोरा। नाइटशेड कबीले के अल्फा एडन की बेटी, जो कॉलेज के दिनों में मेरा सबसे बुरा सपना हुआ करती थी, मेरे सामने आते ही जहर उगलते हुए बोली। उसी ने मेरा घूंघट उतारा था और अब वो गुस्से से पागल लग रही थी क्योंकि मेरे बदसूरत निशान ने मुझे उन मर्दों का ध्यान दिलाया था जो उसे कभी नहीं मिल सकते थे। मैं अपने घूंघट के बिना नंगी, बेबस और कमजोर महसूस कर रही थी। हल्के फुल्के घबराहट के दौरे पड़ने लगे और मेरी सांस अटक गई, लेकिन कोरा मुझे जाने नहीं दे रही थी। इतनी आसानी से नहीं। उसे यह सुनिश्चित करना था कि मैं अपमान में डूब जाऊं। उस रात के बाद से जितना मैंने कभी महसूस किया था, उससे कहीं ज्यादा जब चंद्रश्राप ने मुझे चिन्हित किया था। कोरा ने मेरी बाईं छाती में उंगली घुसा दी और जब मैंने उसके सवाल का जवाब नहीं दिया, तो हिम्मत जुटाकर वह वहां से चली गई। जैसे ही मैं अपना घूंघट उठाने के लिए नीचे झुकी, उसने मुझे पीछे से जोर से धक्का दिया और अगले ही पल मैंने खुद को लड़खड़ाते हुए देखा और बिना किसी हिचकिचाहट के टाइल वाले फर्श पर फिसल गई। मेरे कूल्हे की हड्डी सख्त जमीन से टकराए और मेरे होंठों से दर्द की एक चीख निकल गई। तभी मेरे आसपास जमा भीड़ का मजाक, उंगली उठाना और तिरस्कार बिना किसी चेतावनी के रॉकेट की तरह फूट पड़ा। मेरी आंखों के किनारों पर आंसू जल रहे थे, लेकिन मैंने उन्हें गिरने नहीं दिया। उनके लिए नहीं, इस झुंड के लिए भी नहीं जिसने मुझे पहले ही छोड़ दिया था। एक दिन उन्हें इसका पछतावा होगा। फिर अपनी आंखों के कोने से मैंने देखा कि मेरे पिता कमरे के उस पार से अपनी मुट्ठियां भींच रहे थे। उन्होंने मुझे सैकड़ों जोड़ी आंखों के सामने अपमानित होते देखा और मुझे आश्चर्य हुआ कि वे तेजी से मेरी ओर बढ़ने लगे। वे मेरी मदद के लिए आ रहे थे, इसलिए नहीं कि उनमें मेरे लिए जरा भी प्यार बचा था, बल्कि इसलिए कि वे हमारे मूनस्टोन झुंड के वर्तमान बीटा थे और मैं उनकी बेटी थी। दूसरों द्वारा खुलेआम अपमानित और तिरस्कृत होना उनके मुंह पर तमाचा और उनके पद के लिए खतरा जैसा था। लेकिन अचानक मेरा भाई गैरी कहीं से प्रकट हुआ और तेजी से उनका हाथ पकड़ लिया, उन्हें वहीं रोक दिया। मेरे पिता की भौहें तन गईं जब उनकी नजर गैरी पर गई, चुपचाप स्पष्टीकरण मांगते हुए, लेकिन वे बस अपना सिर और मुंह हिलाकर कह पाए, मत जाओ पिताजी। वह हमारे पिता से कह रहे थे कि वे मुझे, अपनी छोटी बहन को नजरअंदाज कर दें, जिसे लूना बॉल के बीच में दूसरे लोग परेशान कर रहे थे। आंसुओं से मेरी नजर धुंधली हो गई और मेरे दिल का दर्द आसमान छूने लगा, लेकिन मैं डटी रही, अपनी बची खुची गरिमा से उसे रोके रही। मैं भाग जाना चाहती थी, मैं गायब हो जाना चाहती थी, लेकिन मेरा शरीर हिल ही नहीं रहा था। अपनी शर्म, दर्द और तेज फेरोमोन्स के बीच मेरी सांसें पल भर के लिए रुक गईं और मेरे चारों ओर की दुनिया धुंधली हो गई। और फिर अचानक एक नई खुशबू हवा में भर गई। कोई साधारण खुशबू नहीं, बल्कि एक ऐसी खुशबू जिसमें शक्ति, बल और नियंत्रण था। ऐसी खुशबू जिसने भेड़ियों की सांसें रोक दी, जिसने अल्फाज को सहज समर्पण में अपना सिर झुकाने पर मजबूर कर दिया। पूरा बॉलरूम खामोश हो गया और एक गहरी, ठंडी आवाज हवा में गूंजी, आखिर यहाँ क्या हो रहा है? मेरा दिल बैठ गया। कोरा की मुस्कुराहट गायब हो गई, भीड़ तुरंत अलग हो गई और फिर मैंने उसे देखा। ड्रैवन ओट्रन, मिस्टिक फज का अल्फा, वेयरवुल्फ का भावी राजा और इस कमरे का सबसे खतरनाक आदमी। उसका चौड़ा शरीर गहरे रंग के, बिल्कुल सही ढंग से सिलवाए गए सूट में था। उसकी सुनहरी आंखें बर्फीली उदासीनता से दृश्य को देख रही थी। फिर वे सुनहरी आंखें मुझ पर पड़ी। सब कुछ थम गया, समय भी। मेरे फेरोमोन, जिन्हें मैं कभी नियंत्रित नहीं कर पाया था, अचानक गायब हो गए। मानो किसी ने आग बुझा दी हो, मानो वे हार मान गए हों। तभी अल्फा ड्रैगन मेरी ओर बढ़ने लगा और मेरी सांसें लड़खड़ा गई। मैं सांस लेना भूल गया। लूना बॉल कमजोर मर्दों के लिए अपनी साथी के लिए लड़ने की जगह थी। मुझे इस आयोजन में कोई दिलचस्पी नहीं थी। अपनी बेटियों को मेरी बाहों में ठूंसने की कोशिश कर रहे हताश अल्फाजों की तुच्छ राजनीति के लिए कोई धैर्य नहीं था। लेकिन जैसे ही मैंने अपने बेटे और कुछ अन्य महत्वपूर्ण लोगों के साथ बॉलरूम में कदम रखा, कुछ बदल गया। मेरा भेड़िया मेरे अंदर हिंसक रूप से गुर्राया, जिससे मुझे बीच में ही रुकना पड़ा। एक गंध ने मुझे नशे की तरह जकड़ लिया, कुछ जंगली, कुछ अदम्य, कुछ गलत। पूरा कमरा मानो जम गया था। हर नजर तमाशे के केंद्र में खड़ी लड़की पर टिकी थी। वह वही जमीन पर बैठी थी, उसके चांदी सफेद बाल चांदनी की किरणों की तरह बिखर रहे थे। उसका दुबला पतला शरीर मुश्किल से नियंत्रित क्रोध से अकड़ा हुआ था।
बॉलरूम के उस पार से भी मैं देख सकता था कि कैसे उसकी बैंगनी आंखें अनछुए आंसुओं से जल रही थी। और फिर मैंने उस निशान को देखा। उसके बाएं गाल पर एक नुकीला क्रूर घाव लगा था, ऐसा घाव जो अगर वो असली भेड़िया होती तो ठीक हो जाता। मेरा भेड़िया बेचैन होकर गड़गड़ाया। फिर फुसफुसाहटें मुझ तक पहुंची। बेटा, मार्क ने उसे ठुकरा दिया सबके सामने। वो शापित है, उसके पास भेड़िया नहीं है। फिर उसमें अपने बेकाबू फेरोमोन छोड़ने की हिम्मत हुई। दयनीय। मेरी नजर उस लड़की मेरेडिथ कार्टर पर लौट आई, और फिर मुझे कुछ और एहसास हुआ। उसके फेरोमोन, जो कुछ ही पल पहले बेतहाशा बह रहे थे, अचानक गायब हो गए, जैसे किसी ने स्विच दबा दिया हो। ऐसा होना ही नहीं चाहिए था। मैंने एक और कदम आगे बढ़ाया, उसकी आंखों में आंखें डाल दी। उसकी सांसें अटक गईं, और एक पल के लिए किसी प्राचीन और खतरनाक चीज ने मेरी छाती पर पंजा मार दिया। रोजाना 26,000 रुपए तक कमाने का एक आसान तरीका। निष्क्रिय आय। मैंने इसे नजरअंदाज कर दिया। मैंने इस बात को नजरअंदाज कर दिया कि कैसे उसकी खुशबू मेरे फेफड़ों में घुल रही थी, कैसे मेरा पूरा शरीर तनाव में था, मानो युद्ध की तैयारी कर रहा हो। मैंने उसके सामने खड़ी औरत को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया और उसके दाहिनी ओर खड़े मूर्ख पर ध्यान केंद्रित किया। मार्क हैरिस, मूनस्टोन पैक का भावी बेटा। एक ऐसा आदमी जिसके लिए मेरे मन में जरा भी सम्मान नहीं था। वह वही खड़ा मुस्कुरा रहा था, उसकी मुद्रा ऐसी ढीली थी मानो उसने भेड़ियों से भरे कमरे के सामने अपने भाग्यवान साथी का अपमान न किया हो। मैं उसे कुछ ही सेकंड में खत्म कर सकता था, मैंने सोचा। इसके बजाय मैंने अपनी शक्ति को लहरों की तरह अपने ऊपर से लुढ़कने दिया और आगे कदम बढ़ाए। आखिर हो क्या रहा है? हंसी तुरंत बंद हो गई। भेड़ियों ने सहज रूप से झुककर अपने सिर नीचे कर लिए, और मार्क अपनी तारीफ में अकड़ गया, लेकिन घुटने नहीं टेके। बहादुर, लेकिन बेवकूफ। मैं बस कुछ ही फीट दूर रुक गया। मेरेडिथ, वह शापित लड़की, मुझे घूर रही थी। उसके हाथ मुट्ठियों में भींचे हुए थे। वह खुद को एक और हमले के लिए तैयार कर रही थी, क्योंकि वह आखिरकार दर्द से कराहते हुए अपने पैरों पर खड़ी हो गई। उसने अपनी नजरें नीची नहीं की। दिलचस्प, मार्क हैरिस। मेरी आवाज ठंडी धार जैसी तीखी थी। क्या तुम उसे अस्वीकार करते हो? मार्क मुस्कुराया। मैंने पहले ही कर दिया है, अल्फा। मेरा भेड़िया गुर्राया। गलत जवाब। मैं उस कमीने का गला अपनी उंगलियों से कुचलने की इच्छा को मुश्किल से रोक पाया। इसके बजाय मैं मेरेडिथ की ओर मुड़ा। वह अब सब कुछ के बावजूद सीना तानकर खड़ी थी। पूरे कमरे को उम्मीद थी कि मैं मुंह फेर लूंगा, बाकियों की तरह उसे भी नजरअंदाज कर दूंगा। वे मूर्ख थे। मैंने वह देखा जो उन्होंने देखने से इनकार कर दिया था। उसकी त्वचा के नीचे एक बल सिकुड़ गया था। उसकी रगों में गुस्सा उबल रहा था। वह कमजोर नहीं थी, वह पिंजरे में बंद थी। और अगर एक बात मुझे पता थी, तो वह यह कि पिंजरे में बंद जीव सबसे खतरनाक होते हैं। इसलिए मैंने अपना फैसला ले लिया, और मैंने अपने अगले शब्दों से पूरे बॉलरूम को जला दिया। तो मैं उसे ले जाऊंगा। चुप, एकदम स्तब्ध, सन्नाटा। मेरेडिथ की सांस अटक गई। मार्क ने पलकें झपकाई, उसकी मुस्कुराहट गायब हो गई। क्या? मैंने उसे मुश्किल से एक नजर देखा। तुमने उसे ठुकरा दिया, मैंने सादगी से कहा। वह किसी की नहीं थी, यानी अब वह मेरी है। भीड़ में एक गहरी सांस दौड़ गई। मैं मेरेडिथ के पास गया, उसका शरीर अकड़ता हुआ देख रहा था। मुझे डर की उम्मीद थी, लेकिन मुझे आग मिली। उसकी बैंगनी आंखें विरोध से धधक रही थीं। मैं कोई ऐसी चीज नहीं हूं जिसे इधर उधर घुमाया जाए, उसने अचानक मेरी नजरों से सीधे मिलते हुए कहा। कमरा शांत हो गया। दिलचस्प, सालों में पहली बार मुझे लगा कि मेरे मुंह का कोना खुशी से फड़क रहा है। ओह छोटे भेड़िए, तुम्हें पता ही नहीं कि तुम क्या हो। लेकिन मैंने ऐसा नहीं कहा। मैं आगे बढ़ा, इतना धीमा कि वह चाहती तो झटके से दूर हट सकती थी, लेकिन वह हिली नहीं। अच्छा, मैंने जमीन से उसके घूंघट का फटा हुआ अवशेष उठाया। धीरे से उसे उठाया, उसका चेहरा एक बार फिर ढक दिया, उसे उनकी निगाहों से बचा लिया। फिर मैंने बात की। कल मैं तुम्हें ले जाऊंगा। 2 दिन में तुम मेरी पत्नी हो जाओगी, मैंने कहा, बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ते हुए। कमरे में एक और सदमे की लहर दौड़ गई। मार्क का चेहरा अविश्वास से विकृत हो गया। तुम मजाक कर रहे हो? मैंने अपनी नजरें फिर उसकी ओर घुमाई। मेरी शक्ति लहरों की तरह मुझ पर से लुढ़क रही थी। क्या मैं मजाक कर रहा हूँ? मार्क का चेहरा पीला पड़ गया, वह पीछे हट गया। संदेश साफ था। मैं मेरेडिथ पर अपना दावा ठोक रहा था, और मुझे कोई नहीं रोकेगा। भीड़ में एक गहरी सांस दौड़ गई। कोई हिला नहीं, किसी ने सांस नहीं ली। फिर अगले ही पल कमरा बड़बड़ाहट, हांफने और दबी हुई बहसों से गूंज उठा। मुझे इसकी उम्मीद थी। मैंने इसका स्वागत भी किया।
वेयरवुल्फों का अपना अनमोल पदानुक्रम होता था, वंश परंपराओं और पदों के प्रति उनका जुनून। एक बीटा का अपनी साथी को अस्वीकार करना दुर्भाग्यपूर्ण था, लेकिन एक अल्फा का एक भेड़िया विहीन, शापित स्त्री पर दावा करना अस्वीकार्य। मोतीलाल ओसवाल विशेष अवसर निधि। मैंने कुछ पलों के लिए शोर को बढ़ने दिया, अपने शब्दों के भार को उनकी छाती पर एक पत्थर की तरह जमने दिया। जैसे ही फुसफुसाहटें अराजकता में बदल गईं, एक और आवाज ने तनाव को चीर दिया। ड्रैवन। जैसे ही मेरी बचपन की दोस्त वांडा फेलोज आगे बढ़ी, मैंने अपना सिर थोड़ा सा घुमाया। झूमरों के नीचे उसका लाल गाउन चमक रहा था, उसकी हरी आंखें मेरी आंखों से बमुश्किल छिपे आक्रोश से मिल रही थी। दूसरों के उलट वह डरी हुई नहीं थी। वांडा हमेशा खुद को नियंत्रित रखती थी, हमेशा सोच समझकर बोलती थी। लेकिन आज रात भी कुछ अलग नहीं थी। क्या तुम्हें इस बारे में पूरा यकीन है? उसकी आवाज धीमी और सतर्क थी। कोई चुनौती नहीं, बस एक सवाल। मैंने उसकी नजरें थाम ली। तुम्हें इससे सहमत नहीं? मैं इस चुनाव की समझदारी पर सवाल उठाती हूँ। उसका ध्यान मेरेडिथ पर गया, जो मेरे बगल में खड़ी थी, चुप लेकिन तनाव में। यह औरत शापित है। इसमें कोई भेड़िया नहीं है, और इसमें कोई ताकत नहीं है। इसके फेरोमोन बेकाबू और अस्वाभाविक हैं। और इसे देखो, उसने एक अतिरंजित आह भरते हुए मेरेडिथ की ओर इशारा किया। उसके चेहरे पर एक ऐसा दाग है जो हमेशा के लिए उसके चेहरे पर रहेगा। क्या यही वो लूना है जिसे तुम अपने बगल में खड़ा देखना चाहती हो? क्या यही वो रानी है जिसे तुम हमारे लोगों के सामने पेश करना चाहती हो? तुम्हें एक ऐसी लूना चाहिए जो तुम्हें ऊंचा उठाए, न कि मुझे कमजोर न करे। यही वो कहना चाहती थी। मैंने उसकी बात बीच में ही रोक दी, मेरी नजरें उस पर टिक गईं। और तुम मानती हो कि वो मुझे कमजोर करती है? थोड़ी सी हिचकिचाहट हुई। फिर धीरे से उसने जवाब दिया, मुझे लगता है तुम्हें सावधान रहना चाहिए। हम एक पल के लिए एक दूसरे को घूरते रहे। वांडा मेरी दुश्मन नहीं थी, लेकिन वो ये कभी नहीं समझेगी। मैंने उसे हल्के से सिर हिलाया, स्वीकार रोकती, लेकिन सहमति नहीं। उसने धीरे से सांस छोड़ी और पीछे हट गई। मुझे उम्मीद है कि तुम्हें पता होगा कि तुम क्या कर रही हो। मुझे भी, वांडा। इससे पहले कि मैं फिर से बोल पाती, एक और आवाज हवा में गूंजी। ड्रैवन। मैं पहले से ही जानती थी कि वो कौन है। मैंने मुड़कर देखा तो मेरे पिता रैंडल ओट्रन थे। वह भीड़ के बीच से ऐसे गुजर रहा था जैसे उसे अभी भी ताकत की आदत हो, हर कदम नपा तुला, हर नजर तेज। जब हमारी नजरें मिली तो मुझे कोई गुस्सा नहीं दिखा, सिर्फ निराशा। तुम क्या कर रहे हो? उसकी आवाज धीमी, समझ से परे थी। मैंने कंधे उचकाए। अपनी पत्नी का दावा कर रहा हूँ। उसकी नजर मेरेडिथ पर गई, फिर मेरी ओर। तुम यहाँ किसी भी औरत को चुन सकते थे, कोई भी मजबूत, काबिल औरत जो राजा के पक्ष में हो, और फिर भी मैंने सबसे खतरनाक विकल्प चुना था। उसने धीरे से सांस छोड़ी, उसके स्वर में अंतिमता का भाव था। ड्रैवन, यह तुम्हारा आखिरी मौका है। तुम्हें इस बॉल से एक पत्नी के साथ जाना होगा। मैंने तुम्हें वह अल्टीमेटम दिया था, और मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम हमारे वंश के योग्य चुनाव करोगे। मैं मुस्कुराया। तो तुम्हें खुश होना चाहिए, पिताजी। मैंने चुन लिया है। मेरे पिताजी का जबड़ा सिकुड़ गया। उन्होंने मुझसे झुकने की उम्मीद की थी। मैंने पहले कभी ऐसा नहीं किया था, और अब मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैं मेरेडिथ की ओर मुड़ा। वह गुस्से में थी, उलझन में, गुस्से में। वो मुझे नहीं चाहती थी। ये ठीक था, क्योंकि आज रात जिस पल मैंने उसे देखा, उसी पल मेरे भेड़िए ने उसके अंदर कुछ पहचान लिया था। वो पहले से ही मेरी थी। मैं अपने शरीर को महसूस नहीं कर पा रही थी। तब नहीं जब मैं बॉलरूम से बाहर निकली, मेरे परिवार के लोग किसी कैदी की तरह मेरे साथ थे। तब नहीं जब भेड़ियों की भिनभिनाहट मेरे पीछे पीछे आ रही थी, सदमे, घृणा और विकृत जिज्ञासा से भरी हुई। और तब तो बिल्कुल नहीं जब मेरे पिता की पकड़ मेरे हाथ पर कस गई थी, इतनी जोर से कि चोट लग जाए, इतनी जोर से कि अगर वे चाहते तो उसे 2 टुकड़ों में तोड़ सकते थे। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। जब मुझे धमकाया गया, अपमानित किया गया और मेरा मजाक उड़ाया गया, तब उन्होंने हस्तक्षेप नहीं किया था। लेकिन जिस पर ड्रैवन ओट्रन ने मुझे अपना बताया, तभी, केवल तभी वे आखिरकार कमरे में आए और मेरा हाथ थामा। मजाक में नहीं, गलती से नहीं, बल्कि अपनी होने वाली पत्नी के रूप में। और अब जब हम पार्टी खत्म होने से पहले ही लूना बॉल से निकल गए, तो उनकी खामोशी बहरी कर देने वाली थी, क्योंकि आज रात पहली बार मैंने खुद को शर्मिंदा नहीं किया था। मैंने उन्हें और मेरे पूरे झुंड को शर्मिंदा कर दिया था। मैं न सिर्फ सबका ध्यान अपनी ओर खींच रही थी, बल्कि मैंने झुंड के अहम नेताओं, बुजुर्गों और यहाँ तक कि भविष्य के अल्फा किंग का भी ध्यान अपनी ओर खींच लिया था। और मेरे पिता मुझसे बहुत तंग आ चुके थे।
मैं सुन्न हो गई थी, अपमान और गुस्से के बीच, फिर डर और पछतावे के बीच फंसी हुई, क्योंकि यह सब अभी खत्म नहीं हुआ था। कम से कम तब तक तो नहीं जब तक मुझे मारना पड़े। अपने पैतृक घर वापस लौटना घुटन भरा और लगभग असहनीय था। कोई भी नहीं बोला क्योंकि उन्हें बोलने की जरूरत ही नहीं थी। मेरे पिता का गुस्सा मर्सिडीज वैन में एक जिंदा सांस लेती हुई शक्ति की तरह था, घना और बेरहम। मेरी माँ उनके बगल में बैठी थी, उनके होंठ पतले से हो गए थे। उस बुरे दिन के बाद से उन्होंने कभी मेरा बचाव नहीं किया और अब भी नहीं करेगी। मेरी बड़ी बहनें मोनिक और मेबेल हमारे माता पिता के पीछे से एक दूसरे को देखती थी, बीच बीच में उनकी आंखों में खुशी झलकती थी। उन्हें इस बात से कोई ऐतराज नहीं था कि मैं उनके ठीक बगल में बैठी हूँ। आखिरकार मैं उनका मनोरंजन था। और मेरा बड़ा भाई गैरी हमारे परिवार के एक अंगरक्षक के साथ आगे वाली सीट पर गाड़ी चला रहा था। गैरी की नजर बार बार रियरव्यू मिरर पर जा रही थी, जहां हमारी नजरें कई बार अचानक मिल गईं। उसके चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक भाव उभर आया। मैंने तुरंत देखना बंद कर दिया और अपनी फटी हुई ओढ़नी को अपनी बाहों में भर लिया, इससे पहले कि वह मुझे अपनी नजरों से जला दे। मेरा पेट मचल उठा और पित्त मेरे गले तक पहुंच गया। मेरी सांसें उखड़ने लगी। यह एक लंबी रात होने वाली थी। जैसे ही कार ड्राइववे में रुकी, मेरे पिता ने जोर से दरवाजा खोला और अपनी गहरी निगाहें मुझ पर गड़ा दी। बाहर निकलो, उन्होंने आदेश दिया। उनकी आवाज ब्लेड की तरह चुभ रही थी। मैं झिझकी बस एक पल के लिए अपनी बहनों की तरफ देखा, जिन्हें पहले बाहर निकल जाना चाहिए था। बहुत बड़ी गलती। उनका हाथ मेरी बाह के चारों ओर लोहे की तरह कस गया। जैसे ही उन्होंने मुझे बाहर खींचा, मेरे कंधे में दर्द फूट पड़ा। उनकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि मेरी हड्डियां विरोध कर रही थी। मेरा घूंघट मेरी उंगलियों से फिसलकर मिट्टी में धंस गया और मैं लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ रही थी। मेरे पिता ने मुझे अंदर खींच लिया और एस्टेट के चारों ओर तैनात पहरेदारों की घूरती निगाहों के बीच मुझे सामने के दरवाजे से घसीटते हुए अंदर ले गए। यहाँ मेरा अपमान होना आम बात थी, इसलिए किसी को आश्चर्य नहीं हुआ या किसी ने नहीं सोचा कि मैं किसी खतरनाक स्थिति में हूँ जहाँ मुझे बचाना जरूरी है। वे तो मुझे सजा मिलते देखना और उसका आनंद लेना पसंद करते थे। मेरी माँ और भाई बहन हमारे पीछे पीछे बहुत आराम से चल रहे थे। उनका काम दखल देना नहीं था, वे तो बस देखते ही रहेंगे, अपनी खुशी के लिए। जैसे ही दरवाजे हमारे पीछे बंद हुए, मेरे पिता की आवाज हॉल में गूंज उठी। हे भगवान, तुमने ये क्या कर दिया? मुझे कुछ कहने का भी समय नहीं मिला था कि उनकी हथेली मेरे चेहरे पर आ लगी। क्रैक। दर्द लगभग तुरंत ही मेरे गाल पर फूट पड़ा। मेरा सिर एक तरफ घूम गया और मेरे दाहिने कान में भिनभिनाहट की आवाज भर गई। मुझे लगता है कि मेरी सुनने की क्षमता पूरी तरह से ठीक होने में अभी कुछ समय लगेगा। खून का स्वाद आते ही मेरा हाथ अनायास ही मेरे गाल को सहलाने के लिए आगे बढ़ा। फिर से चोट लगने के डर से मैंने अपना सिर उठाने की हिम्मत नहीं की। गैब्रियल, मेरी माँ की आवाज हवा में शांति से गूंजी और एक पल के लिए मेरी सांस रुक गई। मेरे पिता मुड़े, उनके चेहरे पर उदासी छा गई। क्या? उन्होंने अधीर होकर कहा। एक भारी विराम के बाद मेरी माँ फिर बोली, उसके चेहरे पर मत मारो। मेरे पेट में मरोड़ उठ रही थी और मेरे भाई बहन आश्चर्य से स्तब्ध रह गए। मैंने अपना सिर उठाया। बरसों में पहली बार आशा की कोई किरण जगी। फिर उन्होंने कहा, चोट फिर से खुल जाएगी और हमें इसे फिर से भरने के लिए और जड़ी बूटियां बर्बाद करनी पड़ेंगी। आशा को सांस लेने का मौका मिलने से पहले ही दम तोड़ दिया। मुझे कुछ भी महसूस नहीं हुआ, यह महसूस करते हुए कि माँ की मेरे प्रति उदासीनता उनकी चिंता से बेहतर थी, क्योंकि यह समझ में नहीं आ रहा था। एक पल बाद बैठने से पहले मेरे पिता ने अपनी गुस्से भरी निगाहें मेरी ओर घुमाई। इस मामले में वह मेरी माँ से सहमत थे, मेरे भाई बहनों के उलट, जिन्हें जरा भी परवाह नहीं थी। घुटने टेको, मेरे पिता ने आदेश दिया। उनकी आंखें आग की तरह धधक रही थी और लगभग तुरंत ही मैं उनके सामने घुटनों के बल बैठ गई और अपनी नजरें झुका ली। घबराहट में अपनी उंगलियां अपने सामने भींच ली। तुम हमारे परिवार और हमारे समूह के लिए बहुत बड़ी निराशा और कलंक हो, मेरे पिता ने मेरे चेहरे के सामने अपनी उंगली रखते हुए कहा। मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी कि कभी अपना घूंघट मत उतारना। और पिताजी, मैंने उसे अपने बेवकूफ फेरोमोन पर नियंत्रण रखने की चेतावनी दी थी। गैरी ने बीच में ही टोक दिया। उसका कद मुझसे ऊंचा था। अब देखो उसने आज रात क्या किया। आधे से ज्यादा मर्दों को इससे रिझाया और यह सब उसके साथी द्वारा अस्वीकार किए जाने के ठीक बाद हुआ, मोनिक ने मुझ पर व्यंग्य करते हुए कहा। और तभी मेबल ने मेरी तीसरी गलती सूची में जोड़ दी।
जैसे कि उस रात के लिए इतनी ही शर्मिंदगी काफी नहीं थी, हमारे भावी राजा ने उसे ऐसे अपना लिया जैसे कि यह कोई अच्छी बात हो, मेबेल ने जहर से भरी आवाज में कहा। उसी पल गैरी ने मेरे सिर पर थप्पड़ मारा। उस शापित वेश्या ने आखिरकार एक अल्फा का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। अफसोस की बात है कि उसे पता ही नहीं कि वह उसे अपने खिलौने की तरह इस्तेमाल करने वाला है। मेरी उंगलियां एक दूसरे से लिपट गईं, जब तक कि मेरी उंगलियां सफेद नहीं हो गईं। मैं अपना गुस्सा दिखाने के लिए बस यही कर सकती थी, क्योंकि मुझे अपने भाई की एक भी बात समझ नहीं आई थी। मेरे पिता के पीछे से मोनिक ने उपहास किया। उसे देखो, वह बुदबुदाई। लग रहा है कि वह कुछ लायक है। मेबेल ने नाटकीय ढंग से आह भरी। मैंने तुमसे कहा था कि वह हमें आखिरकार शर्मिंदा करेगी। मेरे पिता की सांसें तेज थी जब वह अपने पैरों पर खड़े हुए। उसके हाथ कांप रहे थे, अफसोस से नहीं, बल्कि मुश्किल से काबू में आए गुस्से से। वह मुझे फिर से मारना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज ठंडी पड़ गई। तुमने इस परिवार को शर्मसार कर दिया है, मेरे पिता पिंजरे में बंद भेड़िए की तरह टहलते हुए बोले। मैंने अपनी उंगलियां हथेलियों में सिकोड़ ली, नाखून मेरी त्वचा में गड़ने लगे। मैं चुप रही। मेरे पास बस यही एक बचाव था। तुम पहले से ही एक कलंक थे, उन्होंने घृणा से भरी आवाज में कहा। एक भेड़िया रहित शापित भूल। लेकिन अब तुमने खुद को एक तमाशा बनने दिया है। मैंने वो शब्द निगल लिए जो मैं चीखना चाहती थी, कि मैंने कभी ये सब नहीं मांगा था, कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी, कि उसने, मेरी माँ ने, मेरे भाई बहनों ने, मेरे साथी ने, सबने पहले ही तय कर लिया था कि मैं उस शापित श्राप की वजह से बेकार हूँ। लेकिन मैं जानती थी कि कुछ भी बोलना ठीक नहीं है। उसकी नजरें शुद्ध घृणा से भरी थी। उसे मुझसे घृणा थी, और तब मुझे एहसास हुआ कि काश मैं कभी पैदा ही न होती। पहले तो तुम्हारे दोस्त ने तुम्हें ठुकरा दिया, फिर तुमने उन घिनौने फेरोमोन्स से खुद को बेवकूफ बना लिया, और अब तुम ड्रैवन ओट्रन को अपना शिकार बनाने दे रही हो। उसने सवाल किया। मैंने ड्रैवन को अपना शिकार नहीं बनने दिया। उसने बिना किसी चेतावनी के, बिना किसी हिचकिचाहट के तय कर लिया था कि मैं उसकी हो जाऊंगी, और मैंने साफ मना कर दिया था। लेकिन मेरे पिता को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उनके लिए मैं किसी भी हालत में एक कलंक ही थी। मैंने खुद को एक और झटके के लिए तैयार किया, लेकिन इसके बजाय मेरे पिता मेरी माँ की ओर मुड़े और फिर वो शब्द कहे जिनसे मुझे सबसे ज्यादा डर लगता था। उसे मुर्गी खाने में बंद कर दो। ड्रैवन कार्टर की जागीर कुछ खास प्रभावशाली नहीं थी। मूनस्टोन पैक के बीटा के रूप में गैब्रियल कार्टर ने एक परिष्कृत नेता और सोची समझी रणनीति बनाने वाले व्यक्ति के रूप में अपनी प्रतिष्ठा बनाई थी, लेकिन उनके खराब ढंग से प्रबंधित आंगन में खड़े होकर मुझे साधारणता के अलावा कुछ नहीं दिखाई दिया। हवा में सड़न की दुर्गंध फैली हुई थी, और द्वार पर पहरेदार एकाग्र और अनुशासनहीन थे। नौकर नजरें मिलाने से कतराते थे, अपने ही घर में भूतों की तरह घूमते थे। कमजोर सभी। और फिर भी गैब्रियल में इतनी हिम्मत थी कि अब मेरे सामने खड़ा हो गया, कंधे सीधे, निगाहें स्थिर, उसके चेहरे पर उसकी चिड़चिड़ाहट मुश्किल से छुप रही थी। अल्फा ड्रैवन। उसकी आवाज कटी हुई थी, औपचारिकता में जबरदस्ती। इस अचानक आने का मैं किस बात पर एहसानमंद हूँ। मैंने मन ही मन उपहास किया। वह दिखावा कर रहा था कि उसे कुछ नहीं पता। जैसा कि मैंने कल रात लूनर बॉल में घोषणा की थी, मैंने मधुर लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, मैं मेरेडिथ को अपनी पत्नी बनाने आया हूँ। गैब्रियल के होंठ एक पतली रेखा में सिकुड़ गए। तुम्हें जरूर गलतफहमी हो रही है। एक साहसिक जवाब, एक खतरनाक जवाब। राजकोट की एक करोड़पति बताती है कि वह कैसे प्रति सप्ताह 14,40,000 रुपए कमाती है। निष्क्रिय आय। आंख के कोने से मैंने अपने बेटे जेफरी अला को मेरे बगल में तनावग्रस्त देखा। उसकी तीखी नजरें गैब्रियल और मेरे बीच घूम रही थी। उसका गुस्सा धीमी जलती आग की तरह चमक रहा था। बेटा गैब्रियल, जेफरी ने कहा, उसकी आवाज में झुंझलाहट थी। क्या तुम हमें बैठने की जगह नहीं दोगे? गैब्रियल ने अपनी ठंडी नजर उस पर घुमाई। एक अच्छा मेजबान न बन पाने के लिए माफी चाहता हूँ। उसका एक भी शब्द का मतलब नहीं था। फिर मेरी तरफ देखते हुए उसने कहा, मुझे तुम्हारे आने की सूचना नहीं थी। तो यही उसकी मेहमाननवाजी की कमी का बहाना था। दूसरे शब्दों में, वो हमसे अपनी बदतमीजी सहने के लिए कह रहा था। मैंने इस पर कुछ नहीं कहा। मुझे उसकी मंजूरी की जरूरत नहीं थी, और न ही मुझे मेरे अधिकार को चुनौती देने की उसकी दयनीय कोशिश की परवाह थी। गैब्रियल ने मुझे और मेरे साथियों का अपने घर में स्वागत नहीं किया था। ऐसा नहीं है कि मुझे इसकी परवाह थी, लेकिन शिष्टाचार एक ऐसी चीज है जो उसके जैसे आदमी को पता होनी चाहिए और दिखानी चाहिए। जाहिर था कि वह मुझे कोई सीट भी नहीं देने वाला था, और यह ठीक भी था। मैं रुकने का इरादा नहीं कर रहा था।
अगर गैब्रियल को लगता था कि स्वागत की कमी मुझे रोक देगी, तो उसने बहुत बड़ी गलती की थी। मैंने अपनी शक्ति को धीमी, स्पष्ट लहरों में खुद से दूर जाने दिया। यह एक चेतावनी थी, एक अनुस्मारक, एक परीक्षा। उसी क्षण उसकी पत्नी और 3 बड़े बच्चे बेचैनी से तनावग्रस्त भाव से घर से बाहर निकल गए। क्या आप मेरेडिथ को मेरे पास लाने का सम्मान देंगे या मुझे उसे खुद ढूंढना चाहिए? जब मैंने विकल्प सुझाए तो मेरी आवाज शांत और गर्मजोशी से रहित थी। गैब्रियल का जबड़ा कस गया। अल्फा ड्रैगन, तुम्हें मेरे घर आकर मेरी बेटी मांगने का कोई हक नहीं है, उसने कहा, और वह सचमुच ऐसा ही था। और फिर भी मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैंने बिना हिले डुले कहा। मेरी टिप्पणी सुनकर उसकी निगाहें अवज्ञा से भर गईं। अगर तुम सही तरीके से भी पूछो, उसने धीमी आवाज में चेतावनी देते हुए कहा, मैं उसे तुम्हें नहीं दूंगा। गैब्रियल को समझना चाहिए कि मैंने शिष्टाचारवश अपने आदमियों को गेट पर छोड़ दिया था और सिर्फ अपने बेटा के साथ अंदर आया था। इसलिए जितनी जल्दी उसे समझ आ जाएगा कि मैं उसकी बेटी मेरेडिथ के साथ जा रहा हूँ और मुझे कोई नहीं रोकेगा, उतना ही ज्यादा समय बचेगा। गैब्रियल की पत्नी मार्गरेट कार्टर उसके बगल में अकड़ गई। उसकी उंगलियां फड़क रही थी, उसकी आस्तीन के किनारे को छू रही थी, एक सूक्ष्म इशारा, एक मौन चेतावनी। वह मुझसे डरती थी, समझदार औरत, लेकिन उसके पति ने उसकी बात अनसुनी कर दी। अब जब मैंने अपना रुख साफ कर दिया है, तो कृपया अपने रास्ते पर चले, अल्फा, गैब्रियल ने अपने दाहिने हाथ से इशारा करते हुए अंतिम रूप से कहा। वह मुझे विदा कर रहा था। एक बेटा मुझे विदा कर रहा था। जेफरी मेरे बगल में तेजी से सांस ले रहा था, गैब्रियल को उसकी जगह पर बिठाने के लिए आगे बढ़ने को तैयार। लेकिन मैंने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। इसके बजाय मैंने अपनी आवाज धीमी और खतरनाक ढंग से कही, बेटा, मेरी आज्ञा मानो। जेफरी तुरंत एक घुटने पर बैठ गया। हाँ, अल्फा, आदमियों को इकट्ठा करो, संपत्ति की तलाशी लो। अगर तुम्हें मेरी दुल्हन को ढूंढने के लिए हर पत्थर उछालना पड़े, तो करो। मुझे कार्टर संपत्ति और मूनस्टोन पैक को उसके बिना नहीं छोड़ना चाहिए। आंगन में सन्नाटा छा गया। मार्गरेट ने एक तेज सांस ली। गैब्रियल की एक बेटी पीली पड़ गई, उसके हाथ उसकी बगलों में भींचे हुए थे। लेकिन मुझे गैब्रियल की प्रतिक्रिया का इंतजार था। वह अचानक बोला, आखिरकार, अल्फा ड्रैगन। उसकी आवाज तेज हो गई, उसका शरीर मुश्किल से नियंत्रित क्रोध से कांप रहा था। मैं धीरे से उसकी ओर मुड़ी, मेरी सुनहरी निगाहें ठंडी और अडिग थी। बेटा, मैंने कहा, मेरा स्वर तीखा था, तुम मेरा नाम सम्मान से कहोगे। पूरा आंगन देख रहा था, इंतजार कर रहा था। गैब्रियल का अभिमान तर्क से टकरा रहा था। वह लड़ना चाहता था, लेकिन वह जानता था कि वह हार जाएगा। चाहे वह कितना भी दुस्साहसी क्यों न हो, अपने भावी राजा को अपवित्र करने के परिणाम इसके लायक नहीं थे। वह इसे कभी सहन नहीं कर सकता था। जेफरी अपने पैरों पर खड़ा हुआ और मेरी आज्ञा का पालन करने के लिए मुड़ ही रहा था कि रुको। गैब्रियल चिल्लाया, उसकी आवाज उसके अपने गुस्से के बोझ तले फट गई। जेफरी रुका और फिर गैब्रियल की ओर मुड़ा। उसका रुख ढीला था, लेकिन लड़ाई के लिए तैयार था। अगर तुमने मुझे रोका है, तो इसका मतलब है कि तुमने कोई फैसला ले लिया है, उसने गैब्रियल से सहजता से कहा, उसकी हिचकिचाहट का मजाक उड़ाते हुए, मानो वह मेरा अनादर करने का बदला लेने की कोशिश कर रहा हो। इसके बाद एक गहरा सन्नाटा छा गया। मार्गरेट के हाथ मुट्ठियों में बंध गए। गैब्रियल का चेहरा टेढ़ा हो गया। फिर स्पष्ट अनिच्छा के साथ उसने तेजी से सांस छोड़ी। गैरी, उसने अपने बेटे पर झपट्टा मारा, मेरेडिथ को बाहर लाओ। गैरी का जबड़ा कस गया, लेकिन उसने अपना सिर थोड़ा झुका लिया। हाँ, पिताजी। फिर उसकी नजर मेरी ओर पड़ी, आक्रोश से जल रही थी। उसका स्वभाव भी अपने पिता जैसा ही था। वह मुझ पर किसी भी कारण से नाराज था, जो उसे सबसे अच्छी तरह पता हो। मुझे परवाह नहीं थी, उसकी भावनाएं मेरे ध्यान के लायक नहीं थी। जैसे ही गैरी एस्टेट के पिछले हिस्से की ओर तेजी से चला गया, गैब्रियल का काम अभी खत्म नहीं हुआ था। उसने अपनी 2 बड़ी बेटियों को नौकरानी बना दिया। मोनिक, मेबेल, उसने अपनी जलती हुई निगाहें उन पर घुमाते हुए पुकारा, अपनी बहन का सामान इकट्ठा करो और उसे यहाँ ले आओ। हाँ पिताजी, वे बुदबुदाए और जल्दी से भाग गए। और फिर सिर्फ हम ही बचे थे, मैं, जेफरी, गैब्रियल और उसकी पत्नी मार्गरेट, जो उसके बगल में चिपकी हुई थी। जैसे जैसे सन्नाटा गहराता गया, अनकहे तनाव से भारी। मार्गरेट कुछ नहीं बोली, लेकिन वह मुझे देख रही थी, खुले विरोध या समर्पण से नहीं, बल्कि किसी और भाव से। कुछ ऐसा जो पढ़ने लायक ना हो, कुछ सुरक्षात्मक, दिलचस्प। मेरेडिथ के पारिवारिक व्यवहार के बारे में मैंने जो थोड़ा बहुत जाना था, उससे पता चलता था कि उसके परिवार और परिवार में सभी उससे नफरत करते थे, लेकिन उसकी मां के साथ स्थिति अलग क्यों थी।
मेरेडिथ, कल रात मुझे एक पल की भी नींद नहीं आई। भला कैसे आती? जब मैं उठी तो सबसे पहले मुझे ठंड का एहसास हुआ। वह मेरी हड्डियों में समा गई थी, मेरी त्वचा से दूसरी परत की तरह चिपक गई थी। मेरे नीचे लकड़ी का फर्श सख्त और बेरहम था। रात भर जिस अजीब सी स्थिति में मैं सिकुड़ी रही, उससे मेरी मांसपेशियों में दर्द हो रहा था और भूख से मेरा पेट मरोड़ रहा था। लेकिन यह सब मेरे गाल में हो रहे तेज दर्द के सामने कुछ भी नहीं था। मेरे पिता के थप्पड़ से मेरे होंठ पर लगा सूखा खून, जो पिछली रात की एक क्रूर याद दिलाता था। मैंने धीरे से सांस छोड़ी, खुद को सीधा खड़ा करने की कोशिश की। सुबह की धुंधली रोशनी मुर्गीघर की दीवारों की दरारों से मुश्किल से रिस रही थी, जिससे लंबी डरावनी परछाइयां पड़ रही थी। हवा में धूल घूम रही थी, गीली घास और बासी पंखों की गंध मेरी नाक में घुस रही थी। मैं अपनी पसलियों में हो रहे तेज झुनझुनी वाले दर्द से कराह उठी। जैसे ही मैं हिली, दर्द को और बढ़ाने से बचने के लिए मेरी सांसें उथली हो गईं। यहाँ सोना बहुत कष्टदायक था, हालांकि मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। मुझे अंदर घसीटकर कचरे की तरह फेंक दिया गया था। मेरे होंठ कड़वाहट से सिकुड़ गए। हालांकि शेड में मुर्गियां नहीं थी, फिर भी पुरानी बीट और फफूंद की बदबू हवा में चिपकी हुई थी, मेरी नाक के अंदर तक जल रही थी। मेरे कपड़े सूखे खून, पसीने और गंदगी से सने हुए सख्त हो गए थे। मेरी रीढ़ में एक सिहरन दौड़ गई। फिर मैंने सुना कदमों की आहट, भारी और सोची समझी। मैं अकड़ गया, मेरे शरीर की हर मांसपेशी अकड़ गई। कोई आ रहा था। घबराहट ने मेरे गले में जकड़ लिया। मुझे उठना पड़ा, तैयार होना पड़ा। लेकिन मेरे शरीर ने मुझे धोखा दे दिया। मेरे अंग सुस्त, कमजोर। मेरे पास मुड़ने का भी समय नहीं था कि शेड का दरवाजा इतनी जोर से खोला गया कि वह अपने कब्जों पर खड़खड़ाने लगा। मैंने एक गहरी सांस ली। एक विशालकाय आकृति दरवाजे पर खड़ी थी, जिसके चौड़े कंधे सुबह की कमजोर रोशनी में एक प्रभावशाली आकृति बना रहे थे। उसका चेहरा छाया हुआ था, लेकिन मुझे यह जानने के लिए उसके भाव देखने की जरूरत नहीं थी कि वह गुस्से में है। मैं हमारे बीच की आवेशित हवा में उसका गुस्सा महसूस कर सकता था, घुटन भरी और घनी। गैरी, उसकी काली आंखें शुद्ध तिरस्कार से जल रही थीं, उसका जबड़ा सख्त हो गया था। उसने मुझे ऐसे देखा जैसे मैं कुछ भी नहीं हूं, कुछ से भी कम। उठो। उसकी आवाज तीखी और कटी हुई थी। सिर्फ वही समझ सकता था कि मेरा भाई गुस्से से आग बबूला था। मैंने इस बार क्या किया था? मैं अभी अभी उठा था। अपने विचारों को निगलते हुए मेरा गला रुंध गया। इसके बजाय मैंने अपनी नजरें नीची रखी, उसकी तीखी निगाहों से बचते हुए, और खुद को जमीन से ऊपर उठाने की कोशिश की। मेरी पसलियों ने इस हरकत का विरोध किया और मेरे होठों से एक दर्द भरी कराह निकली, लेकिन मैं खुद को रोक नहीं पाया। दुर्भाग्य से मैं इतनी तेज नहीं थी। गैरी का धैर्य पहले ही कमजोर हो चुका था। अगले ही पल वह आगे झपटा, मेरी बांह को जोरदार पकड़ में जकड़ लिया और मुझे जोर से आगे की ओर खींच लिया। चल कुतिया, उसने थूका और मुझे घसीटते हुए पशुशाला के गलियारे में ले गया। उसके तीखे स्वर ने मेरे अंदर बेचैनी की एक नई लहर दौड़ा दी। कई नौकर अपनी सुबह की ड्यूटी शुरू कर चुके थे, फर्श साफ कर रहे थे और मवेशियों की देखभाल कर रहे थे, लेकिन किसी की भी हमारी तरफ देखने की हिम्मत नहीं हुई। हमारे पूरे झुंड को इतनी परेशानी देने के बाद इतनी देर से उठने की हिम्मत तो है। गैरी उबल पड़ा। मेरे चेहरे पर उलझन के भाव उभर आए। क्या मुसीबत? मैंने कुछ नहीं किया था, कम से कम मुझे तो पता भी नहीं था। लेकिन मैंने पूछने की हिम्मत नहीं की। आखिरकार मुझे उसे और भड़काने की जरूरत ही नहीं थी। जब वह मुझे घसीटते हुए बाहर ले गया, तो मैं उसकी गति के साथ चलने की कोशिश कर रही थी। मेरे नंगे पैर खुरदरी जमीन पर रगड़ खा रहे थे। सुबह की ठंडी हवा मेरी त्वचा में चुभ रही थी, फिर भी मुझे उसका एहसास ही नहीं हो रहा था। गैरी की पकड़ और मजबूत हो गई। बस इतना ही काफी नहीं था कि तुमने बिल्कुल बेकार बनकर हमारे परिवार को शर्मिंदा किया, वह फुसफुसाया। तुम्हें जाकर उसका ध्यान भी खींचना था। अल्फा ड्रैगन, पिताजी को तुम्हें गुलाम बनाकर बेच देना चाहिए था, या चंद्र देवी ने जिस क्षण तुम्हें श्राप दिया था, तुम्हें मार देना चाहिए था। मैं अकड़ गया, इसलिए नहीं कि मेरा अपना भाई मेरी मौत की कामना करता था। ऐसा कुछ भी नहीं था। मुझे इससे भी बुरा कहा गया है। उसने जो नाम लिया, उसने मेरी रगों में एक झटका सा दौड़ा दिया। अल्फा ड्रैगन। मेरे पेट में चिंता की एक नई गांठ सी दौड़ गई। उसने कहा था कि वह मुझे लेने आएगा, लेकिन मैंने उस पर विश्वास नहीं किया था। मैंने चंद्र गेंद पर अपनी बात स्पष्ट कर दी थी। अब वह मुझे क्यों चाहेगा? नहीं, यह समझ में नहीं आया। मेरे पिताजी मुझे कभी स्वेच्छा से नहीं सौंपेंगे। वह मुझे फंसाए रखना चाहेंगे, अपने साथ हुई हर मुसीबत के लिए मुझे दोषी ठहराएंगे। मुझे किसी अजनबी की बाहों में जाने से बेहतर यही लगा, जिसके इरादों के बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं था।
7 साल पहले चंद्रदेवी ने मुझे अस्वीकार कर दिया था। कल रात सैकड़ों प्रमुख भेड़ियों की मौजूदगी में मेरे साथी ने भी मुझे इतनी बेरहमी से अस्वीकार कर दिया। फिर मेरेडिथ कार्टर नाम की एक शापित, अस्वीकृत, भेड़िया विहीन कुटिल स्त्री को कौन स्वीकार करने की हिम्मत करेगा? अगर वह कोई फरिश्ता न होता तो भी हमारी दुनिया में तो सिर्फ राक्षस ही होते हैं। फिर क्यों? मेरे पेट में भय का सैलाब उमड़ पड़ा। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाती, हम घर के प्रवेश द्वार पर पहुंच गए। सबसे पहले मैंने अपने पिता को देखा। वह सीधे खड़े थे, उनके हाथ पीठ के पीछे बंधे थे, उनका चेहरा समझ से परे था, ठंडा, बेरुखी से भरा हुआ। उनके बगल में मेरी माँ थी। हमारी नजरें एक पल के लिए मिली, फिर वह झुंझलाकर मुंह फेर लेती, मानो मैं एक अप्रिय दाग के अलावा कुछ नहीं हूँ जिसे स्वीकार करने की उन्हें जहमत ही नहीं। फिर मेरी बहनें थीं, सीढ़ियों के पास मेरा सूटकेस अपने पैरों पर रखे खड़ी थी। उन्होंने कुछ नहीं कहा, कोई व्यंग्यात्मक टिप्पणी नहीं, कोई अपमान नहीं, बस सन्नाटा। मेरी तरफ एक तेज धक्का लगा और मैं लड़खड़ाकर आगे की ओर गिर पड़ा। मेरे मुंह से चीख निकली और मैं जमीन के जोरदार धक्के के लिए तैयार हो गया। लेकिन इससे पहले कि मैं जमीन पर गिर पाता, एक मजबूत बांह ने मेरी कमर को जकड़ लिया और मुझे गिरते हुए ही थाम लिया। मेरे आसपास की हवा हिल गई, घनी हो गई। मैंने ऊपर देखा, मेरे गले में सांस अटक रही थी। वह जितना मुझे याद था उससे कहीं ज्यादा बड़ा था। ऊंचा, काले कपड़े पहने, सुनहरी आंखें, प्रभुत्व की एक ऐसी शक्ति जिसने हवा को ही भारी बना दिया। अल्फा ड्रैगन। मुझ पर उसकी पकड़ मजबूत और स्थिर थी। उसकी नजर मेरी नजरों में गड़ी हुई थी, उसका भाव समझ से परे था, फिर भी उन पैनी आंखों के पीछे कुछ टिमटिमा रहा था। घुटने के दर्द से पीड़ित लोगों को यह पढ़ना चाहिए। मैं लड़खड़ाते हुए पीछे की ओर झपटा, तभी मेरी पीठ पर एक मजबूत हाथ के दबाव ने मुझे रोक लिया। गैरी ने मुझे फंसा लिया था, मुझे 1 इंच भी आगे बढ़ने से रोक दिया था। अल्फा ड्रैगन की नजर मेरे पिता की ओर कुछ पल के लिए गई। उनकी आवाज जितनी शांत थी, उतनी ही आज्ञाकारी भी। बेटा गैब्रियल, मैंने देखा कि तुमने मेरी दुल्हन को रात भर मुर्गीघर में बंद कर दिया है। मैं तुमसे वजह नहीं पूछूंगा, मैं उसे ले जा रहा हूँ अभी। उसके शब्दों ने मुझ पर घबराहट की एक नई लहर दौड़ा दी। दुल्हन? नहीं, 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 नहीं। मेरा सिर मेरे पिता की ओर झुका, मेरा दिल मेरी पसलियों से टकरा रहा था। लेकिन उन्होंने मेरी तरफ देखा तक नहीं और बोले, उसे ले जाओ और मेरे घर से निकल जाओ। उनके स्वर में कोई भावना नहीं थी। मैं लगभग लड़खड़ाते हुए पीछे हट गया, अपना सिर हिलाते हुए। कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ जरूर है। मेरे पिता मुझे कभी नहीं बताएंगे मेरे आने से पहले क्या हुआ था। अल्फा ड्रैगन ने एक बार फिर मेरी ओर देखा और तटस्थ स्वर में बोला, चलो चलते हैं। नहीं, मेरी आवाज फट गई। मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जा रहा हूँ। उसके होंठ ऐसे फड़फड़ाए जैसे उसे मजाक आ रहा हो। उसने मुझे मजाक समझा होगा। फिर बिना किसी हिचकिचाहट के वह अपनी बेटी की ओर मुड़ा। उसका बैग पकड़ो। मेरे अंदर घबराहट भर गई। मैं गैरी से दूर मुड़ी और अपने पिता की ओर तेजी से दौड़ी। पिताजी, मेरी आवाज कठोर थी, हताश। प्लीज, मुझे मत भेजो, मैं कुछ भी करूंगी। आखिरकार उसने मेरी तरफ देखा, एक पल के लिए सांसें रोक देने वाली, और उसकी आंखों में जो मैंने देखा उसने मेरे अंदर कुछ तोड़ दिया। नफरत, शुद्ध, बिना छने न जाने वाली नफरत। तुम एक कलंक और एक गलती हो, उसने थूका। उसकी आवाज अंतिम रूप से गरज रही थी। मेरी तुम्हारे जैसी कोई बेटी नहीं है। आज से तुम मूनस्टोन पैक का हिस्सा नहीं हो। जैसे ही मैं उस बात का वजन समझने ही वाली थी, उसके अगले शब्द मानो मौत की सजा हो। जाओ और कभी वापस मत आना। मेरेडिथ, कल शादी के समय तक तुम अपने परिवार को मिस्टिक फज ले आओगे, ड्रैगन ने मेरे पिता से कहा। उनका स्वर अंतिम था। मुझे आपकी मंजूरी की परवाह नहीं है। यह कोई बातचीत नहीं है। मेरे पिता के होंठ एक पतली रेखा में सिकुड़ गए, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। और क्या कह सकते थे? उन्होंने मुझे पहले ही पहचान लिया है, और ड्रैगन ओट्रन को कोई चुनौती नहीं देता। जैसे ही ड्रैगन ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे मेरे माता पिता और भाई बहनों से दूर ले गया, मेरे गले से एक तेजाह निकली, जिन्होंने उससे एक शब्द भी कहने की हिम्मत नहीं की। मिस्टिक फज तक का सफर शांत था, लेकिन शांतिपूर्ण नहीं। कार में तनाव गहराता जा रहा था, हर मील के साथ मेरी छाती पर दबाव पड़ रहा था। मैं अकड़कर बैठी थी, ड्रैगन से जितना हो सके दूर। मेरी उंगलियां मेरी गोद में कसकर जकड़ी हुई थी। ठंडी कांच की खिड़की ही मेरा एकमात्र सहारा थी, हालांकि इसने मेरे अंदर चल रहे तूफान को रोकने में कोई मदद नहीं की। मेरे मन में बार बार मेरे पिता के आखिरी शब्द घूम रहे थे। मुझे अब भी यकीन नहीं हो रहा कि उन्होंने मुझे एक अजनबी के साथ भेज दिया और हमारे समूह से निकाल दिया।
मेरे समूह से, मेरे बेवकूफ फेरोमोन्स की वजह से, जो अब अनचाहा ध्यान पाने के बाद रिसना बंद हो गए थे। यादें अभी भी कच्ची थी, ताजा थी, एक खुला जख्म जो थमने का नाम नहीं ले रहा था। और अब मैं यहाँ था, एक अजनबी की कार में फंसा हुआ, एक ऐसी जगह ले जाया जा रहा था जिसके बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं था। एक ऐसा समूह जो मेरा नहीं था, एक ऐसा घर जो मेरा नहीं था। मुझे यकीन नहीं था कि मेरा क्या इंतजार कर रहा है, लेकिन मेरे पेट में डूबती हुई भावना मुझे बता रही थी कि यह अच्छा नहीं होगा। मैं एक अभिशाप था जो जहां भी जाता हमेशा ध्यान आकर्षित करता था। जब कारों की कतार आखिरकार मिस्टिक फॉल्स के इलाके में पहुंची तो मेरी सांस अटक गई। इसका विशाल आकार डराने वाला था। मूनस्टोन पैक के विपरीत, जहां ज्यादातर घर सादे और एक जैसे थे, यह जगह भव्य और शाही थी, जो योद्धाओं और नेताओं दोनों के लिए बनाई गई थी। दूर से विशाल किला दिखाई दे रहा था, जिसकी पत्थर की दीवारें और तीखे शिखर शक्ति बिखेर रहे थे। कार के अंदर से भी मैं लोगों की चाल देख सकता था, कुशल, उद्देश्यपूर्ण, अनुशासित। वे अपने अल्फा की वापसी का इंतजार कर रहे थे, सैनिकों की तरह प्रवेश द्वार के पास कतार में खड़े थे। लेकिन जैसे ही गाड़ियां रुकी और हम बाहर निकले, सबकी नजरें मेरी ओर मुड़ गईं। मैं सख्त हो गया। योद्धाओं और पैक के सदस्यों ने पहले ड्रेवन का सम्मानपूर्वक झुककर अभिवादन किया। फिर उन्होंने उसके बेटा, जिसका नाम मुझे पता चला है कि जेफरी था, का भी उतनी ही श्रद्धा से स्वागत किया। लेकिन जब बात मेरी आई, तो उनकी निगाहें धुंधली पड़ गईं। आलोचना, संदेह, तिरस्कार, यह सब जगह था। स्वागत का एक भी शब्द नहीं बोला गया, एक भी जिज्ञासु नजर नहीं। यह शुद्ध अस्वीकृति थी। मैंने गहरी सांस ली, मेरा गला रुंध गया। मुझे आश्चर्य नहीं होना चाहिए था। मैं एक अभिशाप थी, है ना? चंद्रदेवी की एक भूल। उनकी घूरती निगाहों का भार दम घोंट रहा था। मैं ड्रेवन से दूरी बनाना चाहती थी, फिर भी मेरे पैर मुझे धोखा दे रहे थे। मैं सहज ही उसके करीब आ गई और उसके विशाल शरीर को भीड़ से निकल रही शत्रुता के विरुद्ध ढाल बना दिया। मुझे अपने आप से नफरत हो रही थी। ड्रेवन ने कुछ नहीं कहा और महल के प्रवेश द्वार की ओर बढ़ गया। उसके लंबे कदम आत्मविश्वास से भरे और आज्ञाकारी थे। मैंने खुद को मजबूर किया कि मैं उसके पीछे चलूं, उन बड़बड़ाहटों को अनदेखा करते हुए जो मेरे पीछे गुस्से से भरे ततैयों की तरह भिनभिना रही थी। जैसे ही हम विशाल दरवाजों के पास पहुंचे, एक आदमी बढ़िया सूट पहने और अधिकार जताते हुए आगे बढ़ा। एक गामा, या शायद मुख्य बटलर, वह जो भी था, उसकी पीठ सीधी थी जब उसने ड्रेवन के सामने गहरा प्रणाम किया। मेरे अल्फा, उसने सहजता से अभिवादन किया। फिर वह जेफरी की तरफ थोड़ा मुड़ा और विनम्रता से सिर हिलाया। बेटा जेफरी। उसकी नजर मेरी तरफ एक बार भी नहीं गई, मानो मैं हूं ही नहीं। मैंने अपनी मुट्ठियां भींच ली। अपमान की एक तीखी पीड़ा मेरे अंदर दौड़ गई। यह अस्वीकृति तेज और सहज थी, मानो मैं स्वीकार करने लायक भी नहीं थी। सब कुछ तैयार है, उस आदमी ने ड्रेवन को संबोधित करते हुए कहा। कमरे सहित कमरा। मेरी रीढ़ में बेचैनी की एक सिहरन दौड़ गई। वे किस बारे में बात कर रहे हैं? इससे पहले कि मैं कुछ पूछ पाती, ड्रेवन मुड़ा और अंदर चला गया। उसकी मुद्रा सहज थी, हमारे आसपास के तनाव से बिल्कुल भी विचलित नहीं हुआ। मैं एक पल के लिए झिझका, फिर बोलने का मौका ढूंढते हुए खुद को उसके पीछे चलने पर मजबूर किया। महल का भव्य प्रवेश द्वार मुझे पूरी तरह से निगल गया। उसकी ऊंची छतें और जटिल पत्थर की कारीगरी मुझे पहले से भी छोटा महसूस करा रही थी। जेफरी और दूसरा आदमी हमारे पीछे पीछे चल रहे थे। उनके कदम पॉलिश किए हुए फर्श पर गूंज रहे थे। हर कदम के साथ मेरे सीने का बोझ भारी होता जा रहा था। मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता था। मुझे अपना कमरा चाहिए। मेरी आवाज मेरी उम्मीद से ज्यादा तीखी निकली, लेकिन मुझे इसका कोई अफसोस नहीं हुआ। ड्रेवन बीच में ही रुक गया। धीरे धीरे वह मेरी ओर मुड़ा। उसकी एक गहरी भौं उठी। मैंने अपनी ठुड्डी ऊपर उठाई, अपनी आवाज स्थिर रखने की कोशिश करते हुए। मैं तुम्हारे साथ बिस्तर पर नहीं सोऊंगा। उसकी सुनहरी आंखें चमक उठी। उसके होठों के किनारों पर एक मुस्कुराहट तैर गई। बोलने से पहले उसने मुझे काफी देर तक देखा। तुम्हें लगता है मैं तुम्हें अपने बिस्तर पर चाहता हूँ, छोटे भेड़िए? उसकी मुस्कुराहट गहरी हो गई, लेकिन उसकी आंखें समझ नहीं आ रही थी। जहां मैं तय करूंगा तुम वहीं सोओगे। देखते हैं तुम्हें मेरी उदारता पसंद आती है या नहीं। उसके लहजे में कुछ हंसी मजाक जैसा था और मेरी रीढ़ में बेचैनी की लहर दौड़ गई। उसकी नजर जेफरी के बगल वाले आदमी पर पड़ी। उसे गेस्ट विंग में ले जाओ। मैंने पलकें झपकाई, मेरा दिल धड़क रहा था। गेस्ट विंग, यह एक छोटी सी जीत थी, लेकिन मैं बेवकूफ नहीं था। सोने का पिंजरा तो पिंजरा ही होता है, और मेरा उसमें रहने का कोई इरादा नहीं था।
एक और बात। ड्रैवन अचानक रुक गया और मेरी तरफ मुड़ा, मानो उसे कुछ याद आ गया हो। मेरे किले से भागने की कोशिश करना तुम्हारी बेवकूफी होगी। मेरे आदमियों ने तुम्हें देखते ही मार डालने का आदेश दिया है, इसलिए अपना समय बर्बाद मत करो। क्या? उसके शब्दों का भार मेरी हड्डियों में गहराई तक उतर गया, ठंडा और असहनीय। मैंने भागने की कोई योजना भी नहीं बनाई थी, फिर भी उसने मेरे सिर पर इनाम रख दिया था। ड्रैवन की आवाज मेरे विचारों में खलल डालती हुई एक आखिरी चेतावनी लेकर आई। आज रात के खाने के लिए समय पर आना। मुझे इंतजार करना पसंद नहीं है। फिर वह चला गया, अपने बीटा के साथ हॉल में ऐसे गायब हो गया जैसे उसने अभी अभी मेरी दुनिया ही उलट पुलट नहीं की हो। मैं वहीं खड़ा रहा, सांसें अनियमित, हाथ कांप रहे थे। इस जगह फंसा हुआ, उसके शासन में। मेरेडिथ, इधर से, बटलर ने कहा। उसकी आवाज धीमी हो गई थी क्योंकि उसने बाईं ओर इशारा किया और चलना शुरू कर दिया। मैंने अपने पैरों को जोर से हिलाया। हर कदम भारी था और हर मोड़ पर मेरा सिर घूम रहा था। मिस्टिक फाज एस्टेट बहुत बड़ा था, ठंडे पत्थर के गलियारों, ऊंचे मेहराबों और अंतहीन सीढ़ियों की एक भूल भुलैया। मूनस्टोन पैक के विपरीत, जहां घर आराम के लिए बनाए जाते थे, यह जगह डराने के लिए बनाई गई थी। दीवारें मेरे ऊपर मंडरा रही थी, सोने के स्कोनस और गहरे रंग के टेपेस्ट्री से सजी हुई, जिनमें से प्रत्येक पर ओटेरुन परिवार का प्रतीक, पूर्णिमा के नीचे एक काला भेड़िया कढ़ाई की गई थी। हवा में देवदार की लकड़ी और उसके नीचे कुछ और भी समृद्ध गंध, प्रभुत्व और शक्ति की गंध थी। जब तक हम गेस्ट विंग पहुंचे, मेरा शरीर विरोध में चीख रहा था। थकान से मेरे पैर लड़खड़ा रहे थे और भूख से मेरा पेट मरोड़ रहा था। बटलर आखिरकार एक बड़े लकड़ी के दोहरे दरवाजे के सामने रुका। उसने अपनी बेल्ट में चाबियों का गुच्छा उठाया और ताला खोलने से पहले उन्हें उलट पलट कर खोला। भारी दरवाजा खुलते ही कराह उठा। अब से यही तुम्हारा कमरा होगा, उसने अकड़कर एक तरफ हटते हुए कहा। उसका स्वर यांत्रिक था, गर्मजोशी से रहित। तुम्हारा सामान थोड़ी देर में अंदर ले आया जाएगा। कोई जल्द ही तुम्हारी देखभाल करने आएगा। मैंने अपने होंठ खोले, पूछना चाहती थी, कौन? अब मुझे क्या करना है? लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ कह पाती, वह तेजी से मुड़ा और चला गया, हॉल में गायब हो गया। कोई निर्देश नहीं, कोई स्पष्टीकरण नहीं। मैंने धीमी सांस ली और कमरे के अंदर कदम रखा। यह आश्चर्यजनक रूप से अच्छा था, मेरे पिता के घर के तंग कमरे से बड़ा। दूर की दीवार से लगा एक 4 पोस्ट बिस्तर महीन चादरों से ढका हुआ था। उसके बगल में एक बड़ी लकड़ी की अलमारी रखी थी। मेहराबदार खिड़की के पास एक साधारण वैनिटी टेबल रखी थी। साधारण लेकिन आरामदायक, इंसुलक्स डायबिटिक, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। यह मेरा घर नहीं था। दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। इससे पहले कि मैं जवाब दे पाती, दरवाजा चरमरा कर खुला और एक नौकर अंदर आया, मेरा सामान घसीटता हुआ। उसने कुछ नहीं कहा, मेरी तरफ देखा तक नहीं, बस मेरा सामान दरवाजे पर रख दिया और बाहर चला गया। मैंने अपना जबड़ा भींच लिया, सोच रहा था कि क्या मैं अजय हूँ। अपनी झुंझलाहट दूर करते हुए मैं अपने बैग की ओर दौड़ा, उंगलियां हैंडल पकड़े हुए। मैंने उसे बिस्तर की ओर खींचा और अभी उसकी जिप खोलने ही बैठा था कि दरवाजा फिर से खुल गया। 4 महिलाएं अंदर आई, एक जैसी गहरे रंग की वर्दी पहने, एक बुजुर्ग महिला के साथ, जिनका व्यक्तित्व स्टील जैसा था। उनका हाव भाव कठोर और सोच समझकर बनाया गया था, और उनकी तेज नजरें मुझे ऐसे घूर रही थी जैसे कोई किसी खराब सामान की जांच कर रहा हो। उनमें से किसी ने भी मेरा अभिवादन नहीं किया। बुजुर्ग महिला आगे बढ़ी और अपने हाथ पीछे करके मुझे अपना परिचय दिया। मैं मैडम बीट्राइस हूँ। मैं ओट्रन एस्टेट का कामकाज देखती हूँ। फिर मेरी प्रतिक्रिया का इंतजार किए बिना वह नौकरानियों की ओर मुड़ी और आदेश दिया, तुम दोनों स्नान की तैयारी करो। उन्होंने पहली 2 नौकरानियों की ओर इशारा किया, बाकी 2 उसका सामान व्यवस्थित करो। वे तुरंत हिल गईं, उनकी कार्यकुशलता देखकर घबराहट हो रही थी। मैंने पलकें झपकाईं, मेरे सीने में उलझन बढ़ती जा रही थी। चंद्र श्राप के बाद से किसी ने भी मेरी इस तरह देखभाल नहीं की थी। अपने पिता के घर में मैं एक नौकरानी से भी कम थी। अब मैं अचानक इतनी महत्वपूर्ण हो गई कि नौकरानियों की जरूरत पड़ जाए। मुझे इस पर बहुत शक था। मैडम बीट्राइस मेरी ओर मुड़ी, उनका चेहरा भाव शून्य था। तुम्हारे नहाने का समय हो गया है। उनकी नजरें मुझ पर पड़ी, आलोचनात्मक और उदासीन। कपड़े उतारो। मैं उसके आदेश पर अकड़ गई। मेरी उंगलियों ने सहज ही मेरी खराब हो चुकी पोशाक के कपड़े को पकड़ लिया। मैं खुद को धो सकती हूँ। एक तनावपूर्ण सन्नाटा छा गया। फिर उसकी नजर के एक झटके के साथ 2 नौकरानियां अचानक आगे बढ़ी। उनकी पकड़ मजबूत थी और उन्होंने मेरे हाथ पकड़ लिए। सहज ज्ञान, घबराहट और क्रोध मेरे खून में उमड़ पड़े।
मुझे जाने दो। मैंने उनसे झपट्टा मारा, लेकिन उन्होंने मुझे अपनी जगह पर ही रोके रखा। मैडम बीट्राइस ने बस आह भरी। तुमसे बदबू आ रही है, युवती, उन्होंने साफ कहा। और ओट्रन एस्टेट में आवारा कुत्तों का आना मना है। आवारा कुत्ता? उसने मुझे आवारा कुत्ता कह दिया। अपमान और क्रोध की एक तेज लहर मुझ पर टूट पड़ी। दुनिया की परवाह किए बिना मैडम बीट्राइस ने अपना सिर वैनिटी मिरर की ओर झुका दिया। खुद देख लो। मैं देखना नहीं चाहती थी, लेकिन मैंने देखा, और मेरा पेट बैठ गया। मेरे कभी चांदी जैसे बाल उलझे और बेजान हो गए थे। मेरा चेहरा धूल और सूखे खून से सना हुआ था। मेरी पोशाक फटी और दागदार थी, और मेरे नंगे पैर धूल और गंदगी से सने हुए थे। मैं एक भिखारी जैसी लग रही थी। कोई आश्चर्य नहीं कि वे सब मुझे घृणा से घूर रहे थे। एक पल के लिए मैं सोचती रही, ड्राइवन कार में मेरे बगल में बैठना कैसे बर्दाश्त कर सकता था। उसके लिए इससे आसान और क्या हो सकता था। फिर मेरी त्वचा में जलन हुई। उसे यही सजा मिली। अब मुझे समझ आया, मेरा रूप रंग सिर्फ मेरा अपमान नहीं था, यह ड्राइवन का अपमान था। और उसके लोग यह जानते थे। मैंने तेजी से सांस छोड़ी। ठीक है, मैं नहाने में मदद करने के बारे में बहस नहीं करूंगी। इसलिए नहीं कि मैं मान गई थी, बल्कि इसलिए कि मैं इतनी थकी हुई थी कि मना नहीं कर सकती थी। नौकरानियां मुझे बाथरूम की ओर ले गईं। भाप से भरे पानी का एक तांबे का टब इंतजार कर रहा था। मोतीलाल ओसवाल विशेष अवसर निधि। स्नान दयालुता नहीं थी, यह सुधार था। जब उन्होंने मुझे नंगा किया तो मैंने दांत पीस लिए, अपमान को निगल लिया। जब उन्होंने बिना किसी दया के मेरी त्वचा को रगड़ा तो मैं सिहर उठी, लेकिन मैंने कोई शिकायत नहीं की। और जब उन्होंने मेरे बालों में कंघी की गांठें खींची तो मैंने अपने होंठ काट लिए और उन्हें ऐसा करने दिया, क्योंकि विरोध करने से स्थिति और बिगड़ जाती। मैं यहाँ नहीं थी और पूरी तरह से ढल जाने तक मुझे अभी भी बहुत कुछ सहना था। आखिरकार उन्होंने मुझे मेरी अलमारी से एक सादा सफेद गाउन पहनाया। मैडम बीट्राइस चुपचाप देखती रही और फिर बोली, तुम हमारे तरीके सीखोगी। मूनस्टोन में तुम्हें जो भी सिखाया गया था उसे भूल जाओ। अब यह मिस्टिक फज है। मैंने कुछ नहीं कहा। अकेले एस्टेट में मत घूमो। फिर वह पास आई, मानो अपनी हिदायतें साफ करना चाहती हो। तुम्हें अल्फा ड्राइवन का सम्मान करना भी याद रखना होगा। सम्मान? मैंने मन ही मन उपहास किया। ऐसा कभी नहीं होने वाला था। अब तक जो इलाज मुझे मिला है, उसके बाद तो बिल्कुल नहीं। इसके बाद उन्होंने शादी के कपड़े के लिए मेरा नाप लिया और मैडम बीट्राइस के सुझावों को एक कागज पर लिख लिया। मैडम बीट्राइस ने निशान की वजह से मेरे चेहरे को ढकने के लिए एक सफेद टोपी वाला घूंघट बनवाने का भी आदेश दिया, और फिर शादी के बाद एक डॉक्टर को मेरे चेहरे की जांच करने का निर्देश दिया। मुझे अपने निशान को ठीक करने में उनकी रुचि से कोई सरोकार नहीं था, क्योंकि उन्होंने मुझे जो भी मरहम दिया था उसे इस्तेमाल करने का मेरा कोई इरादा नहीं था। आखिरकार मैडम बीट्राइस ने ताली बजाई। खाने का समय हो गया है। उन्होंने मेरी हथेली में एक छोटा सा सुगंधित पाउच थमा दिया। तुम इसे हमेशा अपने पास रखोगी, उन्होंने निर्देश दिया। मैं बहस करने के लिए बहुत थक चुकी थी, लेकिन आखिरी झटका, अंतहीन गलियारों और सीढ़ियों से घसीटते हुए डाइनिंग रूम तक पहुंचने के बाद मैं पहुंची तो ड्राइवन वहां नहीं था। फिर भी मुझे इंतजार करना पड़ा, क्योंकि अल्फा के आने तक कोई भी खाना नहीं खा सकता था। 30 मिनट बाद वह कभी नहीं आया। फिर एक नौकर ने आखिरकार मुझे बताया कि वह अब नहीं आएगा। कोई माफी नहीं, कोई स्पष्टीकरण नहीं। मेरे पेट में जोर से गड़गड़ाहट हुई और मेरी मुट्ठियां भींच गईं। मुझे जरा भी शक नहीं था कि ड्राइवन ने मुझे सबक सिखाने के लिए जानबूझकर ऐसा किया था। बेरहम कमीना। ड्राइवन। शादी का दिन। अल्फा। भोर से ठीक पहले एक लाश मिली। जेफरी की आवाज भारी सन्नाटे को चीरती हुई आई। उसका लहजा कटा फटा और गंभीर था। मैंने तुरंत मुड़कर नहीं देखा। मेरी नजर मेरे सामने लगे आईने पर ही टिकी रही, जबकि मेरे सेवक ने मेरे औपचारिक वस्त्र के क्लैप्स बांध दिए। गहरे काले और लाल रंग का कपड़ा मेरे चौड़े कंधों पर लिपटा हुआ था। परंपरा का भार मेरी त्वचा पर दबाव डाल रहा था। जेफरी कमरे में और आगे बढ़ा। उसका प्रतिबिंब आईने में दिखाई दिया। एक और वेयरवुल्फ। वही तरीका। दिल निकाल लिया गया। मेरी उंगलियां कपड़े पर जम गईं। मेरे सीने में एक धीमा, उबलता हुआ गुस्सा उमड़ पड़ा। आखिरकार मैं मुड़ी। मेरी सुनहरी आंखें जेफरी की ओर मुड़ी। कहाँ? जेफरी ने अपने कोट से एक फोल्डर निकाला और उसे खोला। मुख्य शहर में, व्यापारी मोहल्ले के पास। उसने मुझे एक तस्वीर दी। तस्वीर भयानक थी। एकदम साफ, सटीक हत्या। संघर्ष का कोई निशान नहीं। पीड़ित की छाती को बेरहमी से चीर दिया गया था। दिल पूरी तरह से गायब था। यह अचानक नहीं हुआ था, यह जानबूझकर किया गया था। और संदेश अस्पष्ट, लेकिन फिर भी खतरनाक।
तस्वीर वापस देते हुए मेरा जबड़ा कस गया। मेरा भाई, उसने शहर की गश्त बढ़ा दी है, लेकिन आगे के आदेश मांग रहा है। मैंने धीरे से सांस छोड़ी। उसे कहो कि वह सुरक्षा दोगुनी कर दे और पूरी जांच शुरू कर दे। जेफरी ने सिर हिलाया। और हम 2 दिन में शहर लौटेंगे। जेफरी ने स्वीकृति में सिर झुकाया। लेकिन जैसे ही वह जाने के लिए मुड़ा, मैंने फिर से बात की। मेरेडिथ के बारे में क्या? जेफरी जवाब देने से पहले थोड़ा हिचकिचाया। मैडम बीट्राइस अभी उसे तैयार कर रही है। मैंने एक संक्षिप्त सिर हिलाया और वापस शीशे की ओर मुड़ गया। कल रात मैं उसे रात के खाने पर इंतजार करते हुए छोड़ गया था। यह जानबूझकर नहीं किया गया था, मैं बस अपने योद्धाओं के साथ एक रणनीतिक बैठक के दौरान समय का ध्यान नहीं रख पाया था। जब तक जेफरी ने मुझे याद दिलाया, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। क्या वह वहां इंतजार करती रही? क्या वह चुपचाप गुस्से में थी? या उसने मन ही मन मेरा नाम गालियां दी? मैं लगभग मुस्कुरा दिया, क्योंकि मूनस्टोन की मेरेडिथ कोई डरपोक नहीं थी। जब वह चाहती थी तो वह मुंहफिट और तीखी जबान वाली होती थी। लेकिन फिर मुझे वह हालत याद आ गई जिसमें मैंने उसे कल पाया था। गैरी ने उसे मुर्गी से जानवर की तरह घसीटकर बाहर निकाला था। वह गंदी और अस्त व्यस्त थी और उसमें से मुर्गे और गंदगी की बदबू आ रही थी। एक पल के लिए मेरा भेड़िया गुर्राया और खामोश गुस्से में अपने दांत दिखाए। मेरेडिथ पर नहीं, बल्कि उन पर। वह मेरे सामने खड़ी थी, कांप रही थी, फिर भी अपनी ठुड्डी ऊपर उठाए हुए। न रो रही थी, न भीख मांग रही थी। उसने मेरे साथ आने से इनकार कर दिया था और अपनी मांगे रखी थी। मैंने उसे आदेश दिया था। उसके पिता ने उसे बाहर निकाल दिया था। और फिर भी उसने मुझसे लड़ने की कोशिश की। मेरे होंठों के कोने पर एक धीमी सी मुस्कान आ गई। उसने कमरे के लिए भी मुझसे लड़ाई की थी। उसने अपनी जगह मांगी थी, मानो मैंने कभी उसके साथ अपनी जगह बांटने की योजना बनाई हो। इसलिए मैंने उसे अपनी दूरी बनाए रखने दी। मैंने उसे वही दिया जो वह चाहती थी, सीढ़ियों और गलियारों की भूल भुलैया में छिपा एक दूर का कमरा। क्या कल रात इतनी सीढ़ियां चढ़ने के बाद उसे सबक मिल गया था? शायद अब उसे समझ आ गया होगा, मैं बातचीत नहीं करता, मैं हुक्म देता हूँ। हो गया मेरे अल्फा। मेरे सेवक ने एक कदम पीछे हटकर मेज से एक लाल मखमली डिब्बा उठाया। उसने उसे खोला तो उसमें मेरे वंश का प्रतीक चिन्ह वाला एक सुनहरा मुकुट निकला। उसने सावधानी से उसे मेरी छाती के बाईं ओर पिन किया। उसके बाद अन्य औपचारिक सामान भी। कुछ गड़बड़ थी। मैंने भौहें चढ़ाई और शिखा को थोड़ा सा ठीक किया। यह तिरछा है। अटेंडेंट का चेहरा पीला पड़ गया। माफ करना मेरे अल्फा, मैं इसे तुरंत ठीक कर दूंगा। जैसे ही उसने जल्दी से इसे ठीक किया, दरवाजा खुल गया। मुझे यह जानने के लिए मुड़ने की जरूरत नहीं पड़ी कि कौन अंदर आया है। रेंडल ओट्रन, मेरे पिता। उनके बोलने से पहले ही उनकी उपस्थिति कमरे में छा गई। प्रभावशाली, दबंग, निर्मम। उनके बगल में ऑस्कर एलरोड चल रहे थे, मेरे भरोसेमंद सलाहकार और सबसे करीबी सहयोगी। मेरे पिता के विपरीत, ऑस्कर शांत और व्यवस्थित थे। वे केवल जरूरत पड़ने पर ही बोलते थे, लेकिन जब बोलते थे तो उनके शब्दों में वजन होता था। मुझे पहले से ही पता था कि मेरे पिता यहाँ क्यों है। ड्रैवन, मेरे पिता की आवाज तीखी थी। यह शादी रद्द कर दो। मैंने आह भरी, अपनी नाराजगी को मुश्किल से छिपाते हुए। हम यह बातचीत पहले ही कर चुके हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि तुमने सुनने से इनकार कर दिया है। वो एक कदम आगे बढ़ा, उसकी गहरी आंखें सिकुड़ गईं। परिषद के बुजुर्ग इसके खिलाफ हैं। वे मेरेडिथ को एक खतरा मानते हैं। एक धीमी पलक, क्या वे ऐसा करते हैं? वे इस गठबंधन का समर्थन नहीं करते और उसे खत्म करने के लिए कुछ भी करेंगे, मेरे पिता ने जोर देकर कहा। मोतीलाल ओसवाल विशेष अवसर निधि। तो यह तो शुरू हो ही चुका था। मुझे कोई हैरानी नहीं हुई। परिषद के बुजुर्ग पहले से ही तयशुदा, सत्ता के भूखे मूर्ख थे और मैं उनके लिए तैयार था। तो उसे तो बचना ही होगा, मैंने सादगी से कहा। और मुझे उनके सहारे की जरूरत नहीं है। मेरे पिता के नथुने फूल गए। ड्रैवन, यह तो पागलपन है। कैसा राजा एक शापित, भेड़िया विहीन स्त्री को अपनी दुल्हन बनाता है? मैं धीरे से उनकी ओर मुड़ा। ऐसा राजा जो किसी को जवाब नहीं देता। मुझ पर से सत्ता लुढ़क गई, घनी और दमघोंटू। यह एक चेतावनी थी। मेरे पिता का जबड़ा चटक गया। यह मजाक नहीं है ड्रैवन। वह हार रहे थे और उन्हें यह पता था। कुछ सेकंड के लिए सन्नाटा छा गया। फिर ऑस्कर आखिरकार बोला, तुम गलत समझ रहे हो रेंडल। मेरे पिता की ओर मुड़ते हुए उनकी आवाज नियंत्रित और अटल थी। ड्रैवन ने मेरेडिथ कार्टर को भावनाओं में बहकर नहीं चुना। यह एक सोची समझी चाल है। मेरे पिता ने तेजी से सांस छोड़ी। तो मुझे समझाओ,
ऑस्कर की निगाहें स्थिर रहीं। अगर ड्रेवन ने किसी शाही अल्फा की बेटी को चुना होता तो बाकी लोग इसे सत्ता का खेल समझते। युद्ध की घोषणा, एक विराम, वे प्रभुत्व के लिए लड़ेंगे। इससे झुंडों में फूट पड़ जाएगी, आंतरिक युद्ध छिड़ जाएगा। ऑस्कर की नजरें मेरी ओर घूम गईं। एक शक्तिहीन, भेड़िया विहीन महिला को चुनकर वह उस लड़ाई को रोकता है, कम से कम अभी के लिए। तो सच्चाई सामने आ गई थी। यह मेरेडिथ के बारे में नहीं था, यह वेयरवुल्फ नेताओं को एक दूसरे को तोड़ने से रोकने के बारे में था। हमारे वेयरवुल्फ समुदाय में 5 प्रमुख शाही समूह कुल थे, और हर समूह बारी बारी से 5 साल के कार्यकाल के लिए कबीले पर शासन करता था। राजगद्दी के अगले दावेदार होने के नाते कुछ झगड़े तो होने ही थे। मेरे पिता चुप थे, उनका जबड़ा तोड़ा फटा था, लेकिन मैं उनके दिमाग में चल रहे विचारों को समझ सकता था। उन्हें पता था कि ऑस्कर सही कह रहा है। एक लंबे विराम के बाद मेरे पिता ने तेजी से सांस छोड़ी। मुझे उम्मीद है कि तुम्हें पता होगा कि तुम क्या कर रहे हो। मैंने बिना किसी हिचकिचाहट के उनकी नजरों से नजरें मिलाईं। मुझे हमेशा पता होता है मेरेडिथ। मेरी जबरदस्ती की शादी की सुबह बहुत जल्दी आ गई। पिछली रात मैं मुश्किल से सो पाई थी। मेरे मन में क्रोध, अपमान और लाचारी का तूफान था, लेकिन अब इनमें से किसी का भी कोई मतलब नहीं था, क्योंकि यह हो रहा था और मैं इसे रोकने के लिए कुछ नहीं कर सकती थी। सूरज अभी उगा ही था कि मैडम बीट्राइस के नेतृत्व में नौकरों का एक समूह मेरे कमरे में दाखिल हुआ। वे तेजी से, कुशलता से, बिना कुछ कहे आगे बढ़े, मानो मैं कोई गुड़िया हूं जिसे वे दिखाने के लिए सजा रहे हों। मेरे लिए बकरी के दूध से सराबोर और वेनिला तेल की खुशबू वाला एक गर्म स्नान तैयार किया गया था। रगड़ने से पहले मुझे 10 मिनट तक उसमें भीगने दिया गया। मेरी त्वचा का 1 इंच भी नहीं बचा, और जब तक वे साफ हुए, मेरे शरीर पर लाल धब्बे रह गए थे। सैकड़ों सीढ़ियां चढ़ने का दर्द और भी बढ़ गया, और साथ ही मेरे शरीर को कठोर हाथों से रगड़ने का यह ताजा जख्म भी। जिस तरह से इन लोगों ने मेरी त्वचा धोई, उससे ऐसा लग रहा था जैसे मुझे कोई बीमारी हो गई है जिसे साफ करना जरूरी है। कल की इतनी जोरदार सफाई मुझे समझ आ रही थी क्योंकि मैं बिल्कुल गंदी लग रही थी, लेकिन आज मुझे अभी भी इसकी जरूरत समझ नहीं आ रही। मुझे एक बार फिर से अपमानित महसूस हुआ जब 2 जोड़ी हाथ मेरे शरीर के हर इंच पर घूम रहे थे और उस पर नारियल का तेल मल रहे थे। मैंने कितनी भी बार कहा कि मैं खुद कर सकती हूँ, मेरी बात अनसुनी हो गई। मेरे शरीर पर महीन रेशमी कपड़ा लपेटा गया, उसके बाद मेकअप ब्रश से मेरे चेहरे पर अलग अलग रंगों का पाउडर लगाया गया। मेरे गले में भारी गहने, शुद्ध सोने के पन्ने जड़े पहने हुए थे। छोटे छोटे चंद्रमणि रत्नों से बुनी एक नाजुक चांदी की अंगूठी मेरे बालों में पहनाई गई, और फिर उसके ऊपर सफेद बादलों वाली दुल्हन की टोपी पहनाई गई ताकि मेरा चेहरा ढंक सके। मैंने आईने में अपने प्रतिबिंब को देखा। मुझे घूर रहा प्रतिबिंब एक अजनबी था, एक गुड़िया, रंगी हुई और सजी हुई, किसी नाजुक चीज का आकार लिए हुए, कुछ ऐसा जो मैं नहीं थी। यह ड्रेवन ओट्रन की दुल्हन थी। मैडम बीट्राइस किनारे खड़ी थी और उन्होंने एक महिला को आदेश दिया कि वह मेरे पैरों में 3 अलग अलग दुल्हन के जूते पहनकर देखे। उसके बाद आखिरकार उसने सफेद कढ़ाई वाला जूता चुना। आपके पैर बहुत सुंदर हैं, उन्होंने भाव शून्य चेहरे से कहा। इससे पहले कि मैं एक गहरी सांस भी ले पाती, दरवाजे धड़ाम से खुल गए। एक अप्रिय उपस्थिति ठंडी हवा की तरह अंदर आ गई। नौकर तुरंत सख्त हो गए। हवा तनाव से भारी हो गई। तुरंत मैंने अपनी नजर दाईं ओर घुमाई तो देखा कि एक महिला, जिसे मैंने लूना बॉल से पहचाना था, दरवाजे से अंदर आकर मेरी ओर आ रही है। उसकी हरी आंखें मेरी आंखों से मिलते ही तेज हो गईं। उसकी जानी पहचानी, मधुर लेकिन अब जहर से भरी आवाज ने कहा, देखो दुल्हन तैयार है। मिस फेलोज, मैडम बीट्राइस ने उस महिला को एक संक्षिप्त संकेत दिया, जबकि बाकी नौकरों ने सम्मानपूर्वक उन्हें प्रणाम किया। एक ऐसा इशारा जिसने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया कि वह कौन थी। हमें छोड़ दो, मिस फेलोज ने आदेश दिया और उनकी सहज नजर मैडम बीट्राइस पर पड़ी। नौकरों ने जरा भी संकोच न